चैप्टर 11 चार्ल्स रैबिट। क्या आशा वक्त रहते दिलकश को फिरोज से बचा पाएगा? 6 महीने बाद। इसी तरह आशा और दिलकश को साथ रहते हुए 6 महीने बीत गए थे। मेहनत कर और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आशा खुद को बदल रहा था। अपने और दिलकश के भविष्य के लिए उसने लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि हमें सब में से किसी को भी नहीं पता कि अगले ही पल जिंदगी क्या हो जाए। उसी पर दिलकश बहुत ही मासूम और छोटी थी। आशा और दिलकश साथ में हंसते खाते, साथ में ही कार्टून और मूवी देखते थे। कई बार जब दिलकश आशा की बात मानकर उसे परेशान नहीं करती थी, तो आशा उसे खाने के लिए बाहर भी ले जाता था। उन्हें एक दूसरे की आदत लगती जा रही थी और वो एक दूसरे के साथ सहज भी होने लगे थे। धीरे धीरे आशा को दिलकश की पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता जा रहा था। उसे अच्छे से समझ आ गया था कि दिलकश बहुत शैतान है। साथ ही वो दिलकश की अलमारी में चॉकलेट रखता था ताकि वो अपने कमरे में ही खा सके। आशा इस वक्त दिलकश को लेने उसके स्कूल आया था। दिलकश मुंह बनाकर स्कूल से बाहर आई। आशा ने देखा कि दिलकश की क्लासमेट ने दिलकश के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर दिलकश का मुंह और बुरा बन गया था और उसने अपनी आंखें रोल की। दिलकश को आंखें रोल करते देख आशा ने अंदर ही अंदर कहा, ये लड़की। दिलकश और उसकी क्लासमेट आशा के सामने आई। दिलकश की क्लासमेट ने आशा को देखते हुए उससे कहा, आप दिलकश के भाई हैं? आशा ने हाँ में सर हिलाकर दिल को देख भौहें चढ़ा दी। बदले में दिलकश ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। आशा नीचे झुका तो दिलकश ने उसके कान में धीरे से कहा, इनको लगता है कि आप हैंडसम हो। इन्हें बताओ इनकी आंखें खराब हैं, इनकी आंखों की एक्सपायरी डेट आ गई है। आशा ने दिलकश को घूरते हुए धीरे से उससे कहा, एक्सक्यूज मी, मैं हूँ हैंडसम। दिलकश ने चिढ़ते हुए कहा, हैंडसम नहीं हैंडपंप। कहकर वो कार की तरफ बढ़ गई। आशा ने ना में सर हिला दिया। तभी दिलकश की क्लासमेट ने आशा से पूछा, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? वो लड़की दिखने में क्यूट थी। आशा ने अपनी पॉकेट से निकालकर एक चॉकलेट उस लड़की को दी, जिन्हें वो दिलकश के लिए हमेशा अपनी पॉकेट में रखता था। चॉकलेट लेकर वो लड़की मुस्कुराकर वहां से चली गई। वही दिलकश जो गाड़ी में बैठी थी, ये देखते ही उसने अपने गालों को फुला लिया था। आशा आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी शुरू कर वो पेंट हाउस के लिए निकल गए। दिलकश ने खिड़की से बाहर देखते हुए बड़बड़ाकर कहा, झूठे लोग। आशा ने सामने देखते हुए उससे पूछा, किसने झूठ बोला और वो लड़की थी कौन? दिलकश ने तुरंत ही आशा को घूरा और कहा, आपने झूठ कहा, जिन झूठे। और वो लड़की मुझे स्कूल में रोज परेशान करती है, बोलती है कि तेरे भाई कितने हैंडसम हैं, मैं बड़ी होकर उनसे शादी करूंगी। कहकर उसने आशा को हल्के से पंच मारने लगी। आशा ने उससे कहा, अरे तो मुझे क्यों मार रही हो खरगोश, और सीधी बैठो वरना बांध दूंगा रस्सी से। ये सुनकर दिलकश अपने हाथ बांधे और गाड़ी से बाहर देखने लगी और कुछ ही देर में उसकी नींद लग गई थी। आशा ने पेंट हाउस के बाहर कार रोकी और दिलकश को गोद में उठाकर वो पेंट हाउस के अंदर आया। आशा सीढ़ियों से ऊपर दिलकश के कमरे में आया और उसने दिलकश को आराम से बेड पर लिटा दिया। उसे ब्लैंकेट से कवर करने के बाद आशा ने हल्के से उसका गाल खींचकर कहा, चार्ल्स रैबिट। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराकर दिलकश के कमरे से बाहर चला गया। शाम का वक्त। आशा अपने लिए कॉफी बना रहा था, तभी उसे कुछ आवाज आए और हमेशा की तरह दिलकश ने नींद भरी आवाज में उससे कहा, हिटलर भूख लगी है, फ्रेश हो जाओ, मैं स्नैक्स बना रहा हूँ। कहकर वो कैबिनेट से 2 प्लेट निकालने लगा। आशा ने प्लेट में कुकीज और पोहा निकाला। आशा ने प्लेट्स को बाहर कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, दिल कहाँ हो, आ जाओ। तभी उसे दिलकश के चिल्लाने की आवाज आए, आह अभी जाओ तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आशा ने खिड़की से बाहर देखा जहां पर दिलकश एक गिलहरी के पीछे भाग रही थी और वो बेचारी गिलहरी उससे अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। आशा ने दिलकश को आवाज लगाते हुए कहा, उसकी जान बख्श दो अब दिल। पर दिलकश तो अब तक उस बेचारी गिलहरी के पीछे भागती रही जब तक वो गार्डन से भागकर बाहर नहीं चली गई। वही आशा दिलकश का गुस्से वाला चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। दिलकश के साथ रहकर वो आजकल बहुत मुस्कुराने लगा था। सच में दिलकश उसकी मुस्कुराहट थी। आशा ने दिलकश के फूले हुए गालों पर अपनी उंगली रखकर कहा, फूली हुई भटूरा लग रही हो। दिलकश ने आशा को घूरा और वो अपने पैर पटकते हुए अंदर चली गई थी। आशा ने उसके पीछे आते हुए कहा, खरगोश। दिलकश ने उसे घूरते हुए धमकी देकर कहा, मुझे परेशान किया ना तो मैं चली जाऊंगी। आशा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओह मैं तो डर गया, वैसे कहाँ जाओगी? उस गिलहरी के पास। दिलकश ने चिढ़ते हुए उससे कहा, कद्र करो मेरी, आपकी उल्टी सीधी सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें खा लेती हूँ बिना कोई शिकायत करे। आशा ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, इसके लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए।
है ना, और नहीं तो क्या, कहकर वो कुकीज खाने लगी। आशा ने दिलकश को परेशान करने के लिए कहा, हम तो कल संडे है और कल हम घूमने जाएंगे, तुम्हारी उस दोस्त के यहाँ चले जो आज मिली थी। ये सुनकर दिलकश ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपनी कुकीज खा रही थी। उसे देखकर आशा ने अपने मन में सोचा, शायद ज्यादा बुरा मान गई, वो बच्ची है। क्या आशा तू भी चुप नहीं रह सकता था? कुकीज खाने के बाद दिलकश कूदकर स्टूल से उतरी और आशा खाली कप और प्लेट समेटने लगा था। तभी दिलकश ने उससे कहा, हिटलर। ये सुनते ही आशा उसकी तरफ मुड़ा और अगले ही पल दिलकश ने उसके वीक पॉइंट पर किक मारी। दिलकश ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए कहा, डोंट मेस विथ मी। आशा ने दर्द से चिल्लाकर कहा, दिललल। कहकर वो दिलकश को पकड़ने उसके पीछे भागने लगा और कुछ ही देर में उन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी वाली फाइट शुरू हो गई थी। आशा पीछे और दिलकश उसके आगे आगे उससे बचने के लिए भाग रही थी। दिलकश भागते हुए अपने कमरे में आए और उसने जल्दी से गेट बंद कर दिया। आशा ने गेट को घूरते हुए कहा, तुम बाहर आओ फिर बताऊंगा। सारे खरगोश लाकर यही भर दूंगा अब। अंदर कमरे में दिलकश ने मुस्कुराते हुए तेज आवाज में कहा, आप ही आओगे मुझे बचाने फिर? रात का वक्त, मगरिब सलाह के बाद दिलकश पूरा ध्यान लगाकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी और अभी तक दिलकश अपने कमरे में बंद थी। उसे आशा से डर नहीं लगता था, पर उसे ये भी अच्छे से पता था कि आशा उसे परेशान करने के लिए उससे बदले लेता था। वही आशा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी डोर बेल बजी। आशा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो अल्फेज अंदर आया और वो सीधे किचन में घुस गया। अल्फेज ने खाने की चीज़ ढूंढते हुए उससे कहा, भाई चल ना, कितने दिन हो गए हैं, क्लब चलते हैं, आज गाजी का बर्थडे है और उसने तुझे इनवाइट भी किया है। आशा ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन अल्फेज मैं दिल को अकेले नहीं छोड़ सकता और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं। अल्फेज ने भौहें चढ़ाकर कहा, अब तू यह मत कहना कि तू उसे भी क्लब लेकर चल रहा है। आशा ने उसे घूरते हुए कहा, तू अपनी अकल के घोड़े कम दौड़ा और मैं नहीं आ रहा हूँ। अल्फेज ने आशा के चेहरे के भाव को ध्यान से देखते हुए उससे कहा, तू कहीं इस निकाह को सीरियसली तो नहीं ले रहा है ना? नहीं मतलब तू कहीं पार्टीज में भी नहीं आता, हर वक्त काम काम और फिर दिल ये दिल वो। ये सुनते ही आशा बुरी तरह से अल्फेज को घूरने लगा और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है और दूसरी बात वो तुम्हारे लिए दिलकश है। अल्फेज ने सर हिलाकर कहा, ठीक है पर चल तो सही भाई, घर में कौन आ रहा है, तू बस घर को बाहर से लॉक कर देना। अल्फेज की बात सुनकर आशा कुछ सोचने लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आशा ऊपर आया और उसने दिलकश के दरवाजे को नॉक करके कहा, दिल सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम डरोगी तो नहीं? अंदर कमरे में दिलकश अपनी ड्राइंग में कलर भर रही थी। उसने कहा, अपनी तरह मत समझो हिटलर। आशा ने दरवाजे को घूरते हुए दोबारा कहा, मैं सच में जा रहा। दिलकश ने चिढ़ते हुए कहा, जाओ, मैंने नहीं रोका, मैं जा रहा हूँ। हाँ चले भी जाओ अब। दिल, मैं सही में जा रहा हूँ। दिलकश ने गाते हुए कहा, दफा हो जाओ जिन। बाहर से आशा ने उससे कहा, तुम्हें मैं आकर बताऊंगा, बहुत बोलने लगी हो। कहकर वो नीचे चला गया, पर जाने से पहले आशा ने मैन डोर के साथ खिड़की भी बंद कर दी थी। क्लब में आशा क्लब में तो था पर उसका दिमाग कहीं और ही था, जबकि उसे यहाँ आए अभी बस 15 मिनट ही हुए थे। उसने टाइम देखकर खुद से कहा, क्या कर रही होगी, टीवी ही देख रही होगी। पेंट हाउस में दिलकश कमरे में बाहर आकर पूरे घर में आशा को ढूंढ रही थी और उसने धीरे से कहा, सही में चले गए हिटलर। वो वापस अपने कमरे में आए तभी डोर बेल बजी। दिलकश सामने वाली बालकनी में आए और उसने नीचे झांक कर देखा। गेट पर फिरोज खड़ा हुआ था। दिलकश ने घबराते हुए कहा, अब क्या करूं? हिटलर कब आएंगे? थोड़ी देर बाद क्लब में आशा का फोन बजा। कॉल उसके घर के लैंडलाइन से था। आशा ने तेज म्यूजिक की वजह से क्लब के बाहर आकर फोन उठाया। इस वक्त आशा का दिल बहुत घबरा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि कॉल के दूसरी तरफ कौन है। उसने जल्दी से कहा, हेलो दिल। तभी दूसरी तरफ से आशा को दिलकश की सुबकने की तेज आवाज आई। इतना सुनना ही काफी था और अब उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी थी। दिल, आशा ने बस इतना ही कहा और फोन पर भी उसकी पकड़ कस गई थी। दूसरी तरफ से दिलकश ने बुरी तरह से रोते हुए कहा, फिरोज, फिरोज वो घर में घुस आया है, प्लीज जल्दी आए, मुझे डर लग रहा है। तभी एकदम से फोन कट गया था। 12 सब चाहने वाले छीन लिए, अब इसे मत छीनना। क्लब में आशा बार काउंटर के पास अकेला खड़ा था, बाकी उसके सारे दोस्त डांस फ्लोर पर थे और शराब पी रहे थे। एक वक्त पर यही सब आशा की दुनिया हुआ करती थी। पहले इस जगह पर आकर उसके दिल को आराम मिलता था, जो उसे आज नहीं मिल रहा था।
आज उसे कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। पहले वो हर रात क्लब में आता था, पर जब से दिलकश उसकी जिंदगी में आई थी वो सब भूल गया था। आशा ने चारों तरफ देखा, हर चेहरा उसे जाना पहचाना तो लग रहा था, पर वो किसी और चेहरे को ढूंढ रहा था। उसके दिमाग में बस दिलकश की हरकतें चल रही थी। अगर इस वक्त वो उसके सामने होती तो वो कैसे रिएक्ट करती। तभी किसी लड़की ने आशा के कंधे पर टैप किया। आशा पीछे की तरफ मुड़ा और उस लड़की को देखते ही आशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी, क्योंकि वो उसकी दिल नहीं बल्कि कोई और थी। उस लड़की ने सेडेक्टिव तरीके से मुस्कुरा कर कहा, वन नाइट स्टैंड में कोई बुराई नहीं है, राइट? आशा ने सर्द आवाज में कहा, गेट लॉस्ट। कहकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। उस लड़की ने एक बार आसपास देखा, कुछ लोग उसे ही देख रहे थे और वो दांत पीसते हुए वहां से चली गई। तभी अल्फेज ने आशा के पास आकर कहा, यार तू यहाँ भी एंजॉय नहीं कर रहा है? आशा ने आई रोल करते हुए कहा, और कैसे करूं एंजॉय? बीच में जाकर नशेड़ियों की तरह नाचूं? अल्फेज ने उसे देखते हुए कहा, भाई तू घर जा, तेरे बस की नहीं है अब यहाँ पर और रहना। तभी क्लब में आशा का फोन बजा। कॉल उसके घर के लैंडलाइन से था। आशा ने तेज म्यूजिक की वजह से क्लब के बाहर आकर फोन उठाया। इस वक्त आशा का दिल बहुत घबरा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि कॉल के दूसरी तरफ कौन है। उसने जल्दी से कहा, हेलो दिल। तभी दूसरी तरफ से आशा को दिलकश की सुबकने की तेज आवाज आई। बस इतना सुनना ही काफी था और अब उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी थी। दिल, आशा ने बस इतना ही कहा और फोन पर भी उसकी पकड़ कस गई थी। दूसरी तरफ से दिलकश ने बुरी तरह से रोते हुए कहा, फिरोज, फिरोज वो घर में घुस आया है, प्लीज जल्दी आए, मुझे डर लग रहा है। तभी एकदम से फोन कट गया। आशा जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। अल्फेज जो उसके पीछे बाहर आया था उसने आशा को कई आवाजें लगाई, पर आशा अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया था। इस वक्त वो तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। अभी भी उसे बस दिलकश के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद आशा अपने पेंट हाउस में था और वो जल्दी से ऊपर जाकर दिलकश को ढूंढने लगा, पर वो वहां नहीं थी। उसने अपने कमरे में भी दिलकश को ढूंढा, वो वहां भी नहीं थी। आशा ने स्टोर रूम को भी चेक किया जो कि हमेशा बंद रहता है, पर दिलकश पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। आशा ने गुस्से में अपने बालों को खींचा। वो नीचे आया और उसने चिल्लाकर कहा, दिललल कहाँ हो तुम? तभी हानिया पेंट हाउस के अंदर आए और इस वक्त दिलकश उसकी गोद में थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो बेहोश थी। आशा ने तुरंत ही दिलकश को हानिया से लेकर कसकर अपने गले से लगा लिया था और उसने हानिया और फिरोज को घूरते हुए उनसे कहा, मेरे घर में तुम आए कैसे? और दिल को क्या हुआ है? हानिया ने कुछ पल रुककर कहा, ये तो तुम बताओ आशा, कोई इतनी छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर जाता है? वो भी जब उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। वो अकेली पूरे घर में घूम रही थी। वो तुम्हारे रूम में थी और मुझे नहीं पता। अचानक से उसके चीखने की आवाज आई। हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए थे। जब हमने उसकी चीख सुनी तो फिरोज बालकनी से तुम्हारे कमरे में आया और उसने देखा कि जमीन पर परफ्यूम की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी और दिल गहरी सांसें ले रही थी। हम तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर गए। तभी हमें पता चला कि उसे पैनिक अटैक आया है और फिर उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आशा ने गुस्से में कहा, ओह जस्ट शट अप। दिल मेरे कमरे में कभी जाती ही नहीं है। उसे कैसे पता कि मैं परफ्यूम्स कहाँ रखता हूँ? दूसरी बात, उसे अच्छे से पता है कि उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तभी हानिया के अब्बू ने कहा, बेटा हम झूठ क्यों बोलेंगे? आशा ने सर्द आवाज में कहा, आपकी सच्ची कहानी मुझे सुननी ही नहीं है। तभी अल्फेज अंदर आया और उसने आशा को देखा, जिसकी गोद में बेहोश दिलकश थी। उसने आशा से पूछा, क्या हुआ इसे? आशा ने हानिया और फिरोज को घूरते हुए कहा, अल्फेज पुलिस को बुला और उससे पहले डॉक्टर को। अभी सारा सच और झूठ पता चल जाएगा। इधर दिलकश नींद में हल्की सी हिली तो आशा का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वही अल्फेज ने अपनी गन निकाली और कहा, शाबाश चलो तीनों लाइन में बैठो। हानिया ने अब्बू ने कहा, आशा ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है? हम तो बस तुमसे मिलने आए थे। मेरे मिलने का अंदाज कुछ अलग ही है। कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। फिरोज ने भागने की कोशिश की थी पर अल्फेज ने उसे रोक लिया था। अल्फेज ने फिरोज को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी हानिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने गुस्से में कहा, अपनी हद में रहो। अल्फेज ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, आप ही याद दिला दो मुझे मेरी हद। ये सुनते ही हानिया ने उसे घूरते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वही अल्फेज तो उसे देखते हुए बस मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गई थी और वो दिलकश का चेकअप कर रही थी। आशा ने 5वीं बार डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इतना टाइम लगता है एक बच्ची को चेक करने में?
सर आप थोड़ा सब्र रखिएगा, मुझे लग रहा है कि इन्हें किसी तरह की ड्रग इंजेक्ट की गई है, डॉक्टर से उससे कहा। ये सुनते ही अशब बुरी तरह से हैरान हो गया था। अल्फेज भी वही खड़ा था और वो भी पूरी तरह से हैरान था। अल्फेज ने गुस्से में कहा, इन्हें तो अभी बताता हूँ, कहकर वो नीचे चला गया। वही अशब ने डॉक्टर से पूछा, क्या ड्रग्स? पर किस तरह की ड्रग्स डॉक्टर? डॉक्टर ने उससे कहा, मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है पर आप प्लीज पुलिस में केस। अशब ने बीच में ही कहा, हाँ वो रास्ते में ही है, कहकर वो अपनी खरगोश को देखने लगा था। अशब बैग के पास आया और उसने दिलकश के माथे से बालों को हटाते हुए कहा, इसे होश कब तक आएगा डॉक्टर? डॉक्टर ने अशब को देखते हुए कहा, कल शाम तक। बच्ची है ना, इतनी पावरफुल ड्रग उसकी बॉडी झेल नहीं सकती थी और बच्ची ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं है। मैंने एंटीबायोटिक दे दिया है और बाकी होश में आने के बाद एक बार फिर चेकअप कराना, तभी मैं और बताऊंगी। अशब ने हाँ बोलकर डॉक्टर को उनकी फीस दी और वो नीचे आया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई थी और उन्होंने अशब को हैरान करने वाली एक और बात बताई। इंस्पेक्टर ने उससे कहा, थैंक यू सर, ये लोग कब से हमारी हिरासत से भाग रहे थे। ये दोनों बाप बेटे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग जैसे इलीगल कामों में मशरूफ है। ये बच्चों को किडनैप कर उनके ऑर्गन भी बेचते हैं। ये सुनकर अशब का दिमाग ब्लैंक हो गया था। तभी फिरोज ने दोबारा भागने की कोशिश की तो अशब ने उसे एकदम से पकड़ा और उसे एक के बाद एक लगातार पंच मारने लगा। अल्फेज ने अशब को रोका और पुलिस वाले से कहा, पर सर ये तो स्कूल की प्रिंसिपल है ना, मेरा मतलब ये खूबसूरत मुहर्रमा एक क्रिमिनल है। कहते हुए वो हानिया को देख रहा था। हानिया जहां अल्फेज को घूर रही थी वही पुलिस वाले ने कहा, वो स्कूल तो इनके बाप ने 6 महीने पहले ही धोखे से हड़पा है। कुछ देर बाद पुलिस वाले हानिया, फिरोज और उसके अब्बू को लेकर जा चुके थे पर वो दिलकश का स्टेटमेंट लेने के लिए कल दोबारा आने वाले थे। अशब जमीन पर घुटने के बल बैठा और उसने कहा, कैन यू बिलीव अल्फेज, मैंने अपने हाथों से दिल को उन दरिंदों के हवाले कर दिया था। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अल्फेज उसके पास बैठा और उसने अशब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अशब इस सब में तेरी कोई गलती नहीं है, तूने तो भला ही चाहा था। तू ये सब छोड़, ये कमज़ोर होने का वक्त नहीं है, अभी तू जाकर दिल को देख कर आ। ये सुनकर अशब ऊपर अपने कमरे में चला गया। वही अल्फेज ने ऊपर देखकर कहा, ए खुदा, क्यों तू इसके पुराने जख्मों को भरने नहीं देता? अशब वो सब दोबारा नहीं झेल पाएगा। तूने हर बार उससे उसके अपने छीने हैं, इस बार उससे दिल को मत छीनना। बड़ी मुश्किल से तो उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आने लगी है और वो हंसने लगा है। वही अशब कमरे में आया और दिलकश के पास बैठकर उसने दिलकश के हाथ की छोटी उंगली से अपनी उंगली को फंसाया और कहा, खरगोश चलो उठो वरना मैं तुम्हें खरगोश ही बुलाऊंगा। मैं आइंदा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, पिंकी प्रॉमिस, ऐसे जैसे तुम करती हो। तभी अशब को ईशा अजान सुनाई दी। अशब ने दिलकश को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और वो उठकर बालकनी में आया। उसने काले आसमान को देखते हुए कहा, तुझे तेरे रब होने का वास्ता है, तूने आज तक मुझसे सब चाहने वाले छीन लिए, अब इसे मत छीनना। अशब को खुद नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या कहा और क्यों कहा। उसने तो कभी उस रब को माना ही नहीं था पर कुछ मिनट बाद उसने ध्यान दिया कि वो उसने क्या कहा था। मेंशन में दादा जान दीवार पर लगी दादी जान की तस्वीर को देख रहे थे। उन्होंने तस्वीर को देखते हुए कहा, बेगम, अशब ने आपकी बात मान ली, जो आप चाहती थी वो हो गया, पर मैं अशब को कभी माफ़ नहीं करूंगा। जिसने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली वो खुद कभी अपनी दुनिया बसाकर उसमें खुश नहीं रहेगा। जब आप उसे घर लाई थी हमने आपकी जिद के कारण उसे अपना लिया था पर वो एहसान फरमोश आपका ही कातिल बन बैठा। 13 तू मेरा हमदर्द है। अशब का पेंट हाउस पूरे 24 घंटे तक बेहोश रहने के बाद आखिरकार दिलकश को होश आ गया था। आज से पहले अशब इतना खुश कभी नहीं हुआ था जितना वो दिलकश को होश में देखकर हुआ था। दिलकश के उठने पर उसने कई बार उसके माथे पर चूमा था। दिलकश ने उसे बोरियत भरे लहजे में देखते हुए कहा, भूख लगी है हिटलर। ये सुनकर अशब ने मुस्कुराते हुए वापस उसके माथे पर चूमा। तभी अल्फेज अपने हाथ में एक ट्रे पकड़े कमरे के अंदर आया और उसने एक बाउल अशब को दिया। अशब अपने हाथ से दिलकश को मशरूम सूप पिलाने लगा जो कि स्वाद में बहुत अच्छा था और यह सूप अल्फेज ने बनाया था क्योंकि पिछले 24 घंटों में अशब दिलकश के पास से हिला भी नहीं था। दिलकश ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, ये सूप इतना टेस्टी कैसे है? आपको तो बस टेस्ट खराब करने वाली कुकिंग आती है। ये सुनते ही अशब एकदम से दिलकश को देखने लगा। वही अल्फेज जोर जोर से हंसने लगा था। अशब ने दिलकश को डराने के लिए सख्ती से कहा, एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप?
तबीयत क्या खराब है? मेरी बेइज्जती किए जा रही हो? इस वक्त अश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और ये देखकर दिलकश ने अपनी नजरें झुकाए और अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। तभी उसे अश के हंसने की आवाज़ आई जिसे सुनकर वो अश को घूरने लगी थी। कुछ ही पलों में अल्फेज ने उससे कहा, अश नीचे पुलिस आई है। अश ने सर हिला दिया और दिलकश को देखते हुए उससे कहा, नीचे जाकर सब सच सच बताना पुलिस को। दिलकश ने घबराते हुए धीरे से कहा, लेकिन अगर वो हमें ले गई तो जेल में पार्टी करेंगे दोनों। अश ने शरारत से मुस्कुराते हुए दिलकश से कहा जिसे सुनकर दिलकश खिलखिलाकर हंस दी। अश दिलकश को गोद में लेकर नीचे जाने लगा क्योंकि कमजोरी की वजह से दिलकश ठीक से चल नहीं पा रही थी और डॉक्टर ने भी दिलकश को कम से कम 2 हफ्ते तक पूरी तरह से आराम करने को कहा था। ड्रग्स के असर की वजह से दिलकश की बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। अश और दिलकश नीचे आए। पुलिस वाले ने अश से पूछा, आपकी कौन है ये? अश ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, बहन है। दिलकश ने अपने हाथों को अश के गले में और ज्यादा कस दिया तो अश उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। तभी लेडी कांस्टेबल ने दिलकश से पूछा, बताओ बेटा कल क्या हुआ था? दिलकश ने अश को देखा तो अश ने सहमति के लिए अपनी पलकें झपका दी। दिलकश ने अश को देखते हुए कहा, वो मैं हिटलर के रूम के बाहर से गुजर रही थी तो वहां से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहां पर खुशबू की बोतल टूटी हुई पड़ी थी। मुझे फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मैं नीचे आकर हिटलर को फ़ोन लगाने वाली थी कि फिरोज ने पीछे से आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया। बोलते हुए दिलकश ने हॉल में लगे लैंडलाइन की तरफ इशारा किया। ये बात सुनकर दिलकश की पीठ पर हाथ फेरते हुए गुस्से में अश का जबड़ा कस गया था। दिलकश ने आगे कहा, वो मुझे खींचता हुआ ऊपर ले गया और नीचे ज़मीन में फेंक दिया और एक इंजेक्शन जैसी चीज़ मेरे यहाँ गर्दन में घुसा दी पूरी। उसका फ़ोन बजने लगा तो वो थोड़ा कमरे से बाहर आकर बात करने लगा। मुझे फिर चक्कर आने लगे। मैंने खुद को संभाला और कमरे में लगी लैंडलाइन से कॉल किया। इतने में फिरोज वापस आया और मैं बेहोश हो गई। आगे मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। लेडी कांस्टेबल से कहा, मिस्टर अहमद हमने आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है। फिरोज यहाँ अपने अब्बू के साथ आया था और उसकी बहन दिलकश को उन दोनों से बचाती हुई सीसीटीवी में साफ नजर आई है, पर फिर भी उसने झूठ बोलकर अपने भाई और अब्बू को बचाने की कोशिश की है तो उसे सजा होगी। वैसे हमें खुशी है कि आप वक्त पर पहुंच गए थे, वरना ये रेप और मर्डर का केस बन सकता था। ये सुनते ही अश ने दिलकश को और कसकर गले लगा लिया और उसने कहा, जो भी जरूरत पड़े करो, पर उस फिरोज को फांसी की सजा होनी चाहिए, वरना अब मैं खुद उसे जान से मार दूंगा। अल्फेज ने सर हिलाकर कहा, अश नहीं, संभालो खुद को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, यह वक्त अकल से काम लेने का है। हेड पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, और रही बात उसकी, वो वैसे भी नहीं बचने वाला, उसके ऊपर और भी बहुत सारे चार्जेस है। तब तक आप अपनी बहन का ख्याल रखें। अगर और कुछ जरूरत पड़ी तो हम फिर से आएंगे। अश ने हाँ में सर हिला दिया और पुलिस उसके पेंट हाउस से चली गई थी। वही दवाई के असर की वजह से दिलकश अश के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। अश सोती हुई दिलकश को लेकर ऊपर कमरे में आया और उसने दिलकश को बेड पर लिटा दिया। अश दिलकश को ब्लैंकेट से कवर करने लगा। वही अल्फेज दरवाजे पर खड़ा अश को देख रहा था। अश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर फिर भी अल्फेज उसका दर्द समझ रहा था। अल्फेज ने धीमी सी आवाज में उससे कहा, अश भाई संभाल खुद को। अश उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, कैसे? आखिर मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूँ? मुझसे एक बच्ची का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं बेकार इंसान हूँ यार। मैं तो किसी काम का ही नहीं। अल्फेज तू जा यहाँ से, प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। अल्फेज सब समझ रहा था, इसलिए वो बिना किसी बहस के वहां से चला गया। वही अश के कानों में किसी की बोली हुई बातें चल रही थी और वो खुद को ही गलत समझ रहा था। मुझ जैसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं, मैं बेकार हूँ। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, शायद इसलिए मेरा हर अपना मुझसे दूर चला जाता है ना? मैं हूँ ही बोझ। अश अपने अतीत की उन दर्दनाक और कड़वी यादों में खो गया था। उसकी आंखों में जलन होने लगी और वो गहरी सांसें लेते हुए वही जमीन पर बैठ गया था। शायद उसे पैनिक अटैक आने लगा था। अश ने जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने गालों पर कुछ कोमल और मुलायम सा महसूस हुआ। अश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने दिलकश को देखा, जो जमीन पर बैठी अपने छोटे हाथों से उसके आंसू साफ कर रही थी। दिलकश ने बड़ी ही मासूमियत से अश से पूछा, हिटलर आप रो क्यों रहे हो? अश ने दिलकश को देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे हंसना नहीं आता है, मैं तो बस रोने के लिए बना हूँ। दिलकश जमीन पर अश के पास ही लेट गई और उसने अपना सर अश की बाह पर रख लिया।
वो दोनों ही नीचे फ्लोर पर लेटे हुए थे। आशा ने अपना सर घुमाकर दिलकश को देखा। दिलकश धीमी सी आवाज में कुरान के कुछ वर्सेस को दोहरा रही थी। उन्हें बोलने के बाद उसने पहले अपने ऊपर फूंक मारी, फिर आशा के ऊपर फूंक मारी। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। दिलकश ने उसे देखते हुए कहा, अब आराम आएगा। हम मुसाफिर की शख्सियत रखने वाले लोग, आराम हमारा मुकद्दर कहाँ। आशा ने दिलकश से कहा। इसके बाद दिलकश ने उससे कुछ नहीं कहा और इसी तरह जमीन पर लेटे हुए ही उन दोनों की नींद लग गई थी। अगली सुबह आशा अभी भी जमीन पर सो रहा था। इस वक्त वो गहरी नींद में था, तभी अचानक से उसे अपने बालों में कुछ महसूस हुआ। आशा ने करवट ली पर उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बाल खींच रहा था। आशा ने अपनी आंखें खोली और उसे दिलकश का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताक मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीदें मिली। इस वक्त आशा का सर दिलकश की गोद में था और दिलकश उसके बालों की 2 चोटियां बना रही थी जो कि उसे बनानी नहीं आती थी। दिलकश ने मुस्कुराते हुए छोटे से कांच में आशा को उसका चेहरा दिखाया। आशा ने पहले खुद को देखा, फिर उसने दिलकश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें है सदा हिफाजत मेरी। आशा उठकर बैठा और उसने अपने बालों को ठीक करने के बाद दिलकश के माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक किया। उसने पूछा, अब कैसा लग रहा है? कमजोरी तो नहीं हो रही है? कहीं दर्द है क्या? दिलकश ने नामे सर हिलाकर आशा की तरफ कंधा बढ़ाते हुए कहा, मेरे बाल बना दो। आशा ने दिलकश के बाल बनाए और उसने दिलकश से तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आने को कहा। आशा नीचे आया और वो जल्दी से दिलकश के खाने के लिए कुछ बनाने लगा। तभी उसे दिलकश के चीखने की तेज आवाज आई, जिसे सुनते ही आशा जल्दी से ऊपर कमरे में आया। आशा ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ दिल? दिलकश ने डरते हुए धीरे से कहा, वो मेरा पैर फिसल गया था लेकिन मैं बच गई। आशा ने दिलकश का हाथ पकड़ कर कहा, कोई नहीं, चलो मैं करवाता हूँ तुम्हें ब्रश। कहकर वो दिलकश को लेकर वॉशरूम में आया और उसने दिलकश को स्लैब पर बैठाकर उसे ब्रश कराया। फिर उसने दिलकश का चेहरा साफ किया। आशा ने दिलकश को स्लैब से नीचे उतार कर कहा, दिल मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कपड़े बदल लो। दिलकश ने जल्दी से उससे कहा, नहीं मैं फिर से गिर गई तो? नहीं जाओ हिटलर। आशा ने कुछ पल दिलकश को देखते रहने के बाद कहा, ठीक है तुम कपड़े बदल लो, मैं गेट की तरफ चेहरा कर लेता हूँ, जब हो जाए तो तुम मुझे बता देना। कहकर उसने दिलकश की तरफ अपनी पीठ कर ली थी। दिलकश ने जल्दी से अपने कपड़े बदले, फिर आशा से कहा, हो गया? आशा दिलकश की तरफ मुड़ा और वो दोनों नीचे गए। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर आशा ने दिलकश को उसकी दवाई दी। आशा ने दिलकश के गाल पर हाथ रखकर कहा, अब तुम आराम करो, मैं घर की सफाई कर लेता हूँ। ओके। दिलकश ने खिलखिलाते हुए कहा, वैसे हिटलर तबीयत खराब होने पर इतनी सेवा होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। आशा ने सख्ती से कहा, अभी छोड़कर आउं स्कूल। दिलकश मुस्कुराते हुए हॉल के सोफे पर लेटी और उसने अपना पिंक कलर वाला ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा, मुझसे ज्यादा आपको अफसोस होगा। आशा ने दिलकश को देखते हुए धीरे से कहा, अमम ये भी सही है। च 14 दिल छोटी सी जासूस। कुछ हफ्तों बाद आशा और दिलकश वापस अपने पुरानी रोजमर्रा वाली जिंदगी में लौट आए थे। आशा का हर एक मिनट एक काम के लिए तय था, जिसमें घर के काम, उसकी ट्रेनिंग और आशा की खरगोश की फरमाइशें भी शामिल थी। आशा बखूबी एक गार्जियन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। यहाँ तक कि अब तो उसने दिलकश की आगे की पढ़ाई के लिए लोन लेने का फैसला लिया था, क्योंकि दिलकश पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और दिलकश ने आशा को बताया था कि उसकी अम्मा उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी। दिलकश के इस सपने को पूरा करने के लिए आशा अब पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। आशा अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसे अपनी अलमारी में अपना और दिलकश का निकाहनामा मिला। आशा बिना किसी भाव से निकाहनामे पर लिखे अपने और दिलकश के नाम को देखने लगा। आशा ने धीरे से कहा, दादाजान ने किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, एक बार सच ही पूछ लेते। कहकर आशा ने निकाहनामे को अपनी अलमारी में छुपा दिया और वो वापस अपना काम करने लगा। तभी दिलकश अपने स्कूल में मिले एक नोटिस को आशा को दिखाने के लिए भागती हुई उसके पास आई। दिलकश ने आशा की बाह पकड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा और कहा, ये देखे। आशा ने नोटिस पढ़ते हुए कहा, नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आशा ने नोटिस से नजरें हटाकर दिलकश को देखते हुए कहा। दिलकश ने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्यों? मेरा जाने का बहुत मन है, अब हिटलरपंती बंद करो और मान जाओ ना प्लीज। आशा ने बिना भाव से उससे कहा, नहीं मतलब नहीं। दिलकश ने जल्दी से कहा, क्यों?
मैं पक्का टीचर्स के साथ रहूंगी और कोई गड़बड़ भी नहीं करूंगी और अपना लंच भी खुद ही फिनिश करूंगी, औरों को नहीं दूंगी। ये कहते हुए दिलकश की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आखिरी में उसने क्या कह दिया था। आशा ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो आप लंच डिस्ट्रीब्यूट करके आती है? क्या हद है ये, मैंने कहा था ना लंच के साथ कोई शैतानी नहीं। दिलकश ने पप्पी आइज बनाकर कहा, ओहो, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कंट्रीब्यूट करके खाते हैं हिटलर। आशा ने दिलकश के गालों को खींचते हुए कहा, सब जानता हूं मैं तुम्हारी चालाकियां। दिलकश उसे घूरने लगी क्योंकि आशा उसके गालों को खींच रहा था और ये दिलकश को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। दिलकश ने आशा को धमकी देते हुए कहा, प्लीज जाने दे वरना। आशा ने अपना काम करते हुए कहा, वरना क्या, बताओ। दिलकश ने अपने हाथों को सीने पर बांधकर कहा, वरना मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आशा ने अपने कंधे उचकाकर कहा, शौक से जाए। ये सुनते ही दिलकश उसे हैरानी से मुंह खोले देखने लगी, फिर वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। तभी आशा ने मुस्कुराते हुए तेज आवाज में कहा, पड़ोसियों ने अपने पैर खुले छोड़े हुए हैं। आशा को दिलकश का डर अच्छे से पता था और हुआ भी वही। दिलकश जल्दी से भागते हुए वापस उसके कमरे में आकर सोफे पर कूदकर बैठ गई और उसने कहा, तो नहीं जा रही, प्लान कैंसल। दिलकश की बात सुनकर आशा ने बस सर हिला दिया था और वो वापस अपना काम करने लगा था। दोपहर का वक्त, इस वक्त आशा पुशअप्स कर रहा था और दिलकश उसके पास में ही जमीन पर बैठी हुई थी। उसने आशा से कहा, मुझे एक स्पेशल चीज बनानी आती है हिटलर। आशा ने आई रोल करते हुए उससे कहा, तुम्हें बस लोगों को बुद्ध बनाना आता है। दिलकश ने जल्दी से कहा, जी बिल्कुल, और एक खाने की चीज भी बनानी आती है। मैं बनाऊं क्या आज लंच? बोलते हुए उसने पप्पी आइस बनाकर आशा को देखा। आशा ने उसे देखा और कहा, नहीं, किचन में बच्चों का कोई काम नहीं है। दिलकश ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे कहा, ओफो, जो आपने खाना बनाया है ना, उससे ही बनाऊंगी, मुझे वही खाना है। आशा उठकर खड़ा हुआ और उसने हैंड टॉवल उठाते हुए कहा, ठीक है, पर कुछ गड़बड़ मत करना। दिलकश जल्दी से किचन में आए और उसने फ्रिज से दूध की बोतल निकाली। दिलकश स्टूल के जरिए स्लैब पर चढ़ी और उसने एक बर्तन में दूध को गर्म किया। इसके बाद उसने एक बाउल लिया और उसमें आशा के बनाए चावल और साथ में शक्कर डाल दी। आखिर में उसने गर्म दूध को उस बाउल में डाल दिया। दिलकश स्लैब से नीचे उतरी और बाउल को एक ट्रे में रखने के बाद वो बाहर आई। डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर दिलकश मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। तभी आशा पीछे से आया और हमेशा की तरह उसने दिलकश को एक हाथ से ही उठाकर चेयर पर बैठा दिया। आशा ने बाउल को देखते हुए दिलकश से पूछा, और ये बनाया है तुमने? आज अम्मा के हाथ का स्पेशल शुक्राना खाना था और वो तो आए नहीं, तो मैंने खुद ही बना लिया, आप खाएंगे? कहकर दिलकश ने एक चम्मच उठाए। आशा ने भी एक चम्मच उठाए और दिलकश की बनाई खीर को चखा। आशा ने और खाते हुए कहा, अच्छा है। दिलकश ने खीर की बाउल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेकिन मेरा है। आशा ने बाउल को वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ओह हेलो, यह मेरा है और मैं नहीं बांटने वाला तुम्हारे साथ। दिलकश ने झट से कहा, किसने कहा यह मेरा है? अपना खुद बनाया आप, और आपको शर्म नहीं आती एक बच्ची से खाने की चीज छीनते हुए? और इसी के साथ दिलकश का मेलोड्रामा शुरू हो गया था। आशा ने बाउल उठाया और कहा, ओए ड्रामेबाज, नीचे आओ जरा अपने ड्रामों की दुनिया से, यह मेरा है और मैं खा रहा हूँ। इतना कहकर आशा खीर खाने लगा। तभी दिलकश पूरी ताकत लगाकर उससे बाउल छीनने लगी, पर वो आशा से बाउल नहीं छीन पाई, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। आशा दिलकश की नौटंकी देखकर मुस्कुराया और उसने बाउल वापस दिलकश को दे दिया। बाउल में खीर भरी देखकर दिलकश की जान में जान आई थी। दिलकश ने पूरी खीर खाए, साथ ही उसने बीच बीच में आशा को भी खीर खिलाई थी। खीर खाने के बाद आशा ने दिलकश से कहा, टेस्टी था? दिलकश ने आशा के हाथ से उसकी चम्मच लेकर बाउल में रखी और कहा, हाँ, आपके एक्सपेरिमेंट से तो काफी टेस्टी था। ये सुनते ही आशा ने अपनी आई रोल की और वो जाने लगा। तभी दिलकश ने आशा की बाह पकड़ी और वो फिर से पप्पी आइज बनाकर आशा को देखने लगी थी। आशा ने अपनी आंखें छोटी करके दिलकश को देखते हुए पूछा, अब क्या चाहिए? दिलकश ने बेहद मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, परमिशन पिकनिक पर जाने की, प्लीज, अब तो इतना टेस्टी शुक्राना बनाकर भी खिला दिया ना। आशा पूरी तरह से दिलकश की तरफ मुड़ा और उसने अपने कहा, खरगोश, तुमने मुझे खिलाया नहीं, सिर्फ चखाया था, पूरा तो खुद खा गई तुम। ऐसा नहीं था कि आशा दिलकश को एंजॉय नहीं करने देना चाहता था, पर कुछ दिनों पहले जो हादसा होने से बचा था उसकी वजह से उसे दिलकश की सेफ्टी के लिए डर लगा रहता था। वो एक बुरा गार्जियन नहीं बनना चाहता था। उसका मानना था कि एक जिंदगी सबसे कीमती होती है।
आशा उसे जाने की इजाज़त दे, इसलिए दिलकश ने बहुत ही मासूम सी आवाज़ में आशा से कहा, हाँ हाँ वही सेम, मैं जा सकती हूँ। आशा ने कुछ देर दिलकश के चेहरे को देखा और कुछ ही पलों में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आशा अंदर ही अंदर तिरछा मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है जाओ। दिलकश ने कुछ पल आशा के चेहरे को देखा, फिर उसने आशा के माथे पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक किया और कहा, कहाँ सर मार लिया या फिर जिन आ गया है आप में? सुबह सर के बाल कहीं गिर गए थे क्या? रुको अभी बताता हूँ तुम्हें, कहकर आशा ने दिलकश को पकड़ने के लिए एक कदम बढ़ाया और ये देखते ही दिलकश भागते हुए ऊपर जाने लगी। आशा ने तेज आवाज में उससे कहा, खरगोश आराम से, कहकर वो खुद भी अपने कमरे में चला गया था। रात का वक्त, डिनर करने के बाद आशा और दिलकश दोनों अपने अपने कमरे में जा चुके थे। आशा ने अपने ऑफिस का थोड़ा काम किया और इसके बाद हर रात की तरह वो दिलकश को देखने उसके कमरे में आया। दिलकश तो सोने का नाटक कर रही थी। आशा ने कमरे में आकर देखा कि ब्लैंकेट दिलकश के पैरों के पास पड़ा हुआ था। आशा ने दिलकश को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया, फिर उसने जाकर बालकनी का दरवाज़ा चेक किया जिसे वो दिलकश के सोने के बाद हर रात को बंद कर देता था। आशा ने दिलकश के सॉफ्ट टॉयज उठाकर वापस जगह पर रखे, इसी तरह से उसने दिलकश की किताबें और फैले कपड़े भी जगह पर सही से रखे। ये सब करने के बाद आशा उसके कमरे से बाहर चला गया। तभी दिलकश उठकर बैठी और उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये हिटलर इतनी आसानी से मान जाए, यह इंसान ऐसे लगते नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, दिल पता करना होगा। इतना कहकर दिलकश बेड से नीचे उतरी और उसने काउच पर पड़ी आशा की हुडी उठाकर पहन ली। उस हुडी में दिलकश पूरी तरह से ढक गई थी और यह हुडी उसने आशा से छीनी थी क्योंकि इसका कंफर्टेबल फैब्रिक दिलकश को बहुत पसंद था। आशा पर जासूसी करने के लिए दिलकश अपने कमरे से बाहर आए और किसी जासूस की तरह धीरे धीरे आशा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक से एक हाथ ने उसे ऊपर उठा लिया। अचानक से इस तरह उठाने की वजह से दिलकश एकदम से हड़बड़ा गई थी। आशा ने दिलकश को वापस कमरे में ले जाते हुए कहा, ये हरकतें बंद कर दो दिल और सुधर जाओ। दिलकश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो सुधरी हुई ही हूँ हिटलर। आशा दिलकश के कमरे में आया और उसने दिलकश को नीचे उतारा। आशा ने उसे बेड पर जाने का इशारा करके कहा, हम तुम जैसे 2-3 बच्चे और आ जाए ना इस दुनिया पर, दुनिया गोल ही ना रहे। दिलकश ने मुंह बनाकर आशा के गाल पर पिंच किया और उसे घूरते हुए कहा, सिद्धू। आशा ने दिलकश को चिढ़ाने के लिए एक कार्टून कैरेक्टर का नाम लिया और कहा, और तुम कौन हो? सरेली मारिट। और इसी के साथ उन दोनों की टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई शुरू हो गई थी और आखिर में लड़ाई खत्म करने के लिए आशा ने दिलकश से वादा किया कि कल वो सुबह ही उसके लिए चॉकलेट्स खरीद कर लाएगा। 15 मुझे जुकाम है दिल, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगली सुबह आशा का पेंट हाउस। दिलकश सुबह जल्दी उठ गई थी और बिना किसी झंझट के वो सबसे पहले शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में गई। रेडी होने के बाद दिलकश ने दुरूद शरीफ पढ़ी। उसने अपनी अम्मा और अपने हिटलर के लिए दुआ मांगी। हाँ, उसने आशा के लिए भी दुआ मांगी थी जो कि उसका सपोर्ट सिस्टम, उसका गार्जियन था। इस वक्त दिलकश ने अपने कैजुअल कपड़े ही पहने हुए थे और वो अपने बाल बनवाने के लिए आशा के कमरे में जाने लगी। दिलकश ने झांककर आशा के कमरे में देखा। इस वक्त आशा बेड पर बैठा चीख रहा था। उसकी नाक लाल हो रखी थी और उसकी आंखें भी हल्की लाल थी। दिलकश कमरे में आए और उसने भोलेपन से आशा से पूछा, क्या हुआ हिटलर? आशा ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, जुकाम हो गया है मुझे। आशा तो इस वक्त अपने मिशन पर था कि वो दिलकश को पिकनिक पर जाने नहीं देगा। ऐसा नहीं था कि उसे दिलकश की आज़ादी पसंद नहीं थी, पर उसके लिए दिलकश की सुरक्षा हर चीज़ से ज़रूरी थी और अब वो यूं ही किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था। आशा अपने रात वाले कारनामों को याद कर अंदर ही अंदर तिरछा मुस्कुरा रहा था। उसने रात को बर्फ का पूरा ट्यूब अपने सीने पर उड़ेल दिया था, साथ ही उसने अपनी टांक में एक प्याज रखा था। सच में यह इंसानी डेविल था। आशा ने कमज़ोर और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। आशा की हालत देखकर दिलकश का चेहरा उतर गया था और वो चुपचाप से आशा की तरफ अपनी पीठ करके बेड पर बैठ गई थी। आशा ने दिलकश के बालों को सुलझाकर एक ऊंची पोनीटेल बना दी। तभी उसे दिलकश के सुबकने की आवाज़ आई। आशा ने दिलकश को उसके कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए उससे पूछा, दिल क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कहीं दर्द है या भूख लगी है? मुझे बताओ। तभी दिलकश ज़्यादा जोर से रोने लगी, जिस वजह से आशा ने अपने मन में सोचा, ज़्यादा ड्रामा कर लिया है क्या मैंने? आशा बेड से नीचे उतर दिलकश के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने पूछा, बच्चा बताओ क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा था क्या? दिलकश ने आशा की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और सुबकते हुए कहा, मैं रोज़ आपके लिए दुआ मांगती हूँ, फिर भी आप बीमार पड़ गए।
दिलकश के बोले शब्दों को सुनकर अश का दिल पिघल रहा था और उसने बड़े प्यार से कहा, हाय मेरा अच्छा बच्चा, सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, चलो अभी आप रो नहीं। पिकनिक जाना है ना आपको, आप अपना बैग जमा लो, तब तक मैं आपके लिए स्नैक्स पैक करता हूँ। दिलकश ने जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हिटलर को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब अश को दिलकश के लिए बुरा लग रहा था और वो अपने मन में सोचने लगा, अगर इसे भनक भी लग गई कि मैं नाटक कर रहा हूं तो बहुत मारेगी। तभी दिलकश ने अश का हाथ खींचा तो अश ने अपनी सोच से बाहर आकर उसे देखा। दिलकश ने अश से कहा, आप वापस बेड पर लेट जाओ हिटलर। दिलकश की बात मानकर अश बेड पर लेट गया तो दिलकश ने उसे सीने तक ब्लैंकेट से कवर करने लगी और उसने कहा, हिटलर लेट जाओ और आराम करो, मैं आपके लिए अच्छी वाली चाय बनाती हूँ। इतना कहकर दिलकश बेड से नीचे उतरी और वो कमरे से बाहर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ी, तभी अश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ दिल। पर दिलकश भागते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। दिलकश किचन में आए और वो स्टूल की मदद से स्लैब पर चढ़ गई थी। दिलकश ने दूध गर्म कर उसमें चाय की पत्ती डाली और उसे उबालने के बाद कप में निकाला। दिलकश को अच्छे से पता था कि अश बिना शक्कर की कॉफ़ी पीता है, जिस वजह से उसने चाय में शक्कर नहीं डाली थी। चाय बनाने के बाद उसने एक ट्रे में चाय का कप और 2 ब्रेड रखी और खुद के लिए कॉर्नफ्लेक्स का बाउल रखा। दिलकश स्लैब से उतरी और ट्रे लेकर वो ऊपर अश के कमरे में गई। अश ने बिना कुछ बोले चुपचाप अपना नाश्ता कर लिया था, वही दिलकश ने अपने कॉर्नफ्लेक्स खा लिए थे। इस पूरे वक्त अश को दिलकश के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। तभी अश को दिलकश की कुछ बुदबुदाने की धीमी सी आवाज आई, जो कह रही थी, अल्लाह पाक आप बच्चों की दुआ कबूल करते हो ना। मैं तो इतनी अच्छी बच्ची हूँ, किसी को परेशान नहीं करती, फिर आपने मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं की। हिटलर को ठीक कर दे प्लीज, वही तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। हो अल्लाह पाक, मैंने फज्र नहीं पढ़ी इसलिए आपने ऐसा तो नहीं कर दिया। अश उसे देख मुस्कुराया और कहा, वो कभी अपने बंदों से बदला नहीं लेता है दिल। दिलकश ने अश को देखा और कहा, लेकिन अश ने बीच में ही कहा, सवाल ही नहीं उठता दिल, वो अजमाइशों से अक्सर गुजरते हुए लोगों की ऐसे मदद करता है जैसे उन पर कोई अजमाइश थी ही नहीं। अश ने नाइट स्टैंड से टिश्यू उठाया और उसने टिश्यू से दिलकश का मुंह साफ किया। दिलकश ने सर हिलाते हुए पूछा, हिटलर आपको इतना पता है तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आपको नमाज नहीं आती। ये सुनकर अश ने अपनी नजरें बालकनी की तरफ कर ली और कहा, पढ़ूंगा उस दिन जिस दिन वो मुझे बुलाएगा। दिलकश ने कंधे उचकाते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो आप उसके दर पर तब जाए जब आप जिंदगी की सबसे अहम चीज खो दे। ये सुनते ही अश ने एकदम से दिलकश के चेहरे को देखा, फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। दिलकश ने अश को देखते हुए कहा, ओके हिटलर, अब आप आराम करो और पहले दवाई ले लो, आज घर संभालने की जिम्मेदारी मेरी। अश ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, क्यों, तुम पिकनिक नहीं जाओगी। ये सुनकर दिलकश ने ना में सर हिला दिया। अश ने एक गहरी ली और वो बेड से उठने लगा, तभी दिलकश ने झट से झाड़ू उठाकर अश को दिखाई। अश ने अपने बचाव के लिए उससे कहा, वॉशरूम जा रहा हूँ यार, बोलकर वो वॉशरूम में चला गया। वही दिलकश नीचे चली गई थी। दोपहर का वक्त, दिलकश जो कर सकती थी वो काम उसने कर दिया था। अश ने उससे कहा था कि वो काम करके खुद को ना थकाए, पर दिलकश किसी की बात मान जाए ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने मुताबिक काम किया था। दिलकश अश के कमरे में आकर काउच पर बैठी और उसने कॉफी टेबल से ग्लास उठाकर पानी पिया, तभी अश खांसने लगा। अश को खांसते देख दिलकश परेशान हो गई और वो काउच से उठकर अश के पास आने लगी। अश ने अपनी पलकें झपका कर उसे जताया कि वो ठीक है। दिलकश बेड के पास आए और वो नाइट स्टैंड के ड्रॉर खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगी। एक ड्रॉर में दिलकश को विक्स मिली। दिलकश जल्दी से बेड पर चढ़कर अश के पेट पर बैठ गई, पर अश ने तुरंत ही उसे अपने ऊपर से हटाकर बेड पर बैठा दिया और कहा, ऐसी हरकतें नहीं करते हैं दिल, और क्या है हाथ में। दिलकश ने विक्स की डब्बी अश को दिखाई तो अश ने ना में सर हिलाया। दिलकश ने उसे देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जुखाम में ये बहुत फायदा देती है, लगाना पड़ेगा। अश ने दिलकश से कहा, नहीं। दिलकश ने बिना एक पल गनवाए कहा, बोला ना हाँ। अश ने नफरत वाले भाव से विक्स की डब्बी को देखते हुए कहा, दिल क्या हो गया है तुम्हें, मैं ये बदबूदार चीज नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर दिलकश ने कुछ पल अश को घूरा, फिर उसने एकदम से अश पर हमला कर दिया और किसी तरह उसने अश की नाक पर थोड़ी सी विक्स लगा ही दी थी। अश खांसने के साथ साथ छींक भी रहा था। दिलकश उसकी पीठ को थपथपाने लगी और उसने कहा, अब सो जाओ हिटलर।
आशा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ WWE खेलकर कह रही हो कि सो जाओ। गुड नाइट कहकर दिलकश ने दोबारा आशा को अच्छे से ब्लैंकेट से ऐसे कवर किया जैसे आशा उसे करता था। आशा अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दिलकश तब तक उसे छोड़कर कमरे से नहीं जाएगी जब तक वो सो नहीं जाता। कुछ मिनट बाद आशा सोया या नहीं ये देखने के लिए दिलकश ने उसकी सांसों को चेक किया। दिलकश ने आशा के कान और पैर पर भी गुदगुदी करके देखा पर आशा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो दिलकश ने बेड पर चढ़कर आशा की आंखें भी खोलने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि आशा गहरी नींद में सो गया था। दिलकश ने बेड से उतर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कहा, मुझे मालूम है हिटलर आप नहीं सोए हो। ये सुनते ही आशा एकदम से उठकर बैठ गया और उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर चिढ़ते हुए कहा, सोने दोगी तब ना। कहते हुए उसने अपनी आंखें रोल की। दिलकश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तभी डोर बेल बजी तो आशा और दिलकश दोनों नीचे जाने लगे। सीढ़ियों पर दिलकश ने आशा का हाथ पकड़ लिया क्योंकि उसके हिसाब से आशा बीमार था और एक बीमार इंसान तेज नहीं चल सकता या वो कभी भी चक्कर खाकर गिर सकता है। आशा ने दिलकश के साथ सीढ़ियां उतरते हुए कहा, मुझे जुकाम है दिल, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। दिलकश ने खिलखिलाते हुए कहा, क्या पता राज हो। आशा ने दिलकश की बात सुनकर सिर्फ ना में सर हिला दिया था क्योंकि हाजिर जवाबी में दिल का कोई मुकाबला नहीं था, उसे कोई नहीं हरा सकता था। आशा ने दरवाज़ा खोला और अल्फेज को देखा जो हाथ में 2 लेटर पकड़े खड़ा था। आशा ने उससे पूछा, कबूतर की नौकरी पकड़ ली है क्या? कहकर वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। अल्फेज अंदर आया और उसने दिलकश के साथ हाई फाई किया, फिर दिलकश खिलखिलाते हुए आशा के पास आकर बैठ गई थी। अल्फेज जाकर आशा के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया और उसने खुशी से कहा, यही समझ ले कि मैं कबूतर की नौकरी करने लगा। जानी सिलेक्शन हो गया है अपना DIFC के डिपार्टमेंट में, तूने अपना सपना पूरा कर लिया आशा। अल्फेज की बात सुनकर आशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और खुशी से वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए थे। उन दोनों को इतना खुश देखकर दिलकश ने सोफे पर कूदते हुए पूछा, मुझे भी बताओ क्या हुआ है? मेरा सिलेक्शन हो गया है दिल, अब सारे खर्चे आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारी फीस, लोन सब टाइम से जाएगा। वो हो। अपनी बात कहते हुए आशा ने दिलकश को अपनी बाहों में उठाया और दिलकश को फ्लोर पर खड़ा कर वो उसके साथ खुशी से डांस करने लगा था। आशा को खुश देखकर दिलकश भी खिलखिलाते हुए हंसने लगी तो आशा ने उसके गालों पर पिंच किया। अल्फेज ने उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो फिर पार्टी करते हैं। आशा ने अल्फेज को देखा और कहा, हाँ चल। तभी दिलकश सोफे पर चढ़ी और उसने आशा के माथे पर अपना हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक करते हुए कहा, 1 मिनट, हिटलर आपको तो जुकाम था ना? आशा ने नासमझी से दिलकश को देखते हुए कहा, कौन सा जुकाम? कैसा जुकाम? ये सुनते ही दिलकश ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और वो बुरी तरह से आशा को घूरने लगी थी। दिलकश को अपनी तरफ घूरता पाकर आशा मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी दिलकश ने चिल्लाकर कहा, फायर। कहकर वो आशा के पीछे भागने लगी जो उससे बचने के लिए इधर से उधर भाग रहा था। आशा ने भागते हुए अल्फेज से कहा, अल्फेज बचा ले यार। अल्फेज ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं भाई तू खुद निपट, तेरी अपनी लड़ाई है। कहते हुए उसने दिलकश को देखा जिसने अब झाड़ू उठा लिया था। ये देखकर अल्फेज ने ना में सर हिला दिया और वो आशा के पेंट हाउस से बाहर चला गया था। 6 GIRLS प्रॉब्लम ऑफ बॉयज PROBLEM हिटलर। कुछ महीनों बाद आशा और दिलकश की जिंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही थी। दिलकश अपनी स्कूली पढ़ाई में व्यस्त रहती थी तो वही आशा अपनी नई नौकरी में बिजी रहता था जिसमें वो कड़ी मेहनत कर रहा था। पर अब आशा के काम का शेड्यूल बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि कई बार काम के सिलसिले में उसे रात भर बाहर रहकर केस इन्वेस्टिगेट करने पड़ते थे। आशा और अल्फेज साथ ही काम करते थे। आशा घर को रात में बाहर से बंद करके जाता था और सुबह ही लौटता था। दिल को इस तरह से छोड़ना उसके लिए मुश्किल था पर फिर भी वो कर रहा था। लड़ाई उनके बीच अभी भी होती थी पर अब आशा को पूरी तरह से दिलकश की आदत लग गई थी। कुछ ही दिनों बाद दिलकश का 12th बर्थडे आने वाला था जिसके लिए आशा ने बहुत कुछ सोचा था। पर आशा ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि कुछ महीनों से दिलकश ने उससे अपनी अम्मा की वापसी के बारे में पूछना बंद कर दिया था। अब क्यों पूछना बंद किया था ये बस दिलकश ही जानती थी। आज दिलकश के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी जिसके लिए दिलकश पूरी तरह से तैयार होकर खड़ी बस आशा का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में आशा नीचे आया और उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, चलो मैं तैयार हूँ। दिलकश ने हाँ में सर हिला दिया और वो भागते हुए बाहर चली गई।
अश भी उसके पीछे बाहर आया और पेंट हाउस का दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास आया और दोनों गाड़ी में बैठकर स्कूल के लिए निकल गए थे। अश ने कार ड्राइव करते हुए दिलकश से पूछा, कोई शिकायत तो नहीं मिलेगी ना मुझे? दिलकश ने अपने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं। अश ने एक नज़र दिलकश को देखकर वापस सामने देखते हुए पूछा, मतलब कोई गड़बड़ की है? दिलकश ने अपने चेहरे पर बड़ी ही मुस्कुराहट लाकर कहा, नहीं, लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है, मैं हूँ ही इतनी मासूम सी। और यह सुनकर अश ने बस सर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद अश दिलकश की क्लास में उसकी क्लास टीचर के सामने बैठा हुआ था और दिलकश उसके पास खड़ी हुई थी। दिलकश की क्लास टीचर ने अश से पूछा, मिस्टर अहमद, क्या आप दिलकश के भाई हैं? बोलते हुए क्लास टीचर की नज़रें अश पर ही थी। अश ने क्लास टीचर की नज़रों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए कहा, यस मिस। दिलकश ने अश के हाथ को कसकर पकड़ा और उसके कान में धीरे से कहा, ये वही है छोटी इलायची। ये सुनते ही अश ने दिलकश को घूरा तो दिलकश मासूम सा चेहरा बनाकर मुस्कुरा दी। तभी क्लास टीचर ने अश से कहा, मिस्टर अहमद, आपकी बहन बहुत शैतान है। ये क्लास में लड़कों से लड़कर उन्हें मारती है। कैन यू बिलीव दिस? अश ने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहा, बिल्कुल जानता हूँ मैं मिस, इस छोटी सी शैतान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तभी क्लास टीचर ने दिलकश की तरफ इशारा करके कहा, ये बहुत हासिल जवाब भी है, इसके पास हर बात का जवाब होता है और तो और ये लड़की, इसे अभी से इतना गुस्सा आता है, बाप रे। अश ने एकदम से कहा, तो आप ऐसे काम करती ही क्यों हैं कि यह गुस्सा करे? सिंपल। ये सुनकर दिलकश ने खिलखिलाते हुए अश के साथ हाई फाई किया। अश चेयर से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, ओके मिस, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि दिल तब तक किसी को परेशान नहीं करती जब तक सामने वाला उसे परेशान ना करे। वेल थैंक्स प्रिटी लेडी। इतना कहकर अश ने क्लास टीचर की तरफ आई विंक की तो वो क्लास टीचर शर्माने लगी। वही अश और दिलकश स्कूल के बाहर आए और दोनों ही हंसने लगे थे। अश और दिलकश गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तभी दिलकश की नज़र अपनी सहेली इनायत पर गई। अश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था तो दिलकश इनायत के पास जाकर उससे बातें करने लगी थी। इनायत और दिलकश के चेहरे के फीचर्स कुछ मिलते जुलते से थे और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दिलकश ने इनायत को देखते हुए उससे पूछा, इनू तुम अभी ऐसे क्यों चल रही थी? इनायत ने उदास सा चेहरा बनाकर धीरे से कहा, दिल मुझे ना वो प्रॉब्लम हो गई है। तभी इनायत की अम्मी वहां आई तो दिलकश ने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, आंटी इनू को क्या हुआ है? इसकी तबीयत खराब है क्या? इनायत की अम्मी ने कहा, हाँ बेटा वो इसे गर्ल्स प्रॉब्लम। तभी अश ने दिलकश को आवाज़ लगाई, दिल आओ हमें जाना है। अश की बात सुनकर दिलकश ने इनायत और उसकी अम्मी से कहा, ओके बाय आंटी, बाय इनू। इतना कहकर वो भागकर अश के पास चली गई। फिर अश और दिलकश पेंट हाउस के लिए निकल गए थे। अश का पेंट हाउस। दिलकश ने कपड़े चेंज कर लिए थे और अब वो हॉल में सोफे पर लेटी टीवी पर अपना फेवरेट कार्टून ऑगी देखते हुए हंस रही थी। वही अश थोड़ी दूरी पर बैठकर एक केस स्टडी कर रहा था जो उसके अंडर में था। तभी दिलकश के दिमाग में कुछ आया। उसने अश को देखा और कहा, हिटलर। अश का सारा ध्यान इस वक्त फाइल में था तो उसने बस हम कर दिया था। तभी इनायत की अम्मी वहां आई तो दिलकश ने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, आंटी इनू को क्या हुआ है? इसकी तबीयत खराब है क्या? इनायत की अम्मी ने कहा, हाँ बेटा वो इसे गर्ल्स प्रॉब्लम। तभी अश ने दिलकश को आवाज़ लगाई, दिल आओ हमें जाना है। अश की बात सुनकर दिलकश ने इनायत और उसकी अम्मी से कहा, ओके बाय आंटी, बाय इनू। इतना कहकर वो भागकर अश के पास चली गई। फिर अश और दिलकश पेंट हाउस के लिए निकल गए थे। अश का पेंट हाउस। दिलकश ने कपड़े चेंज कर लिए थे और अब वो हॉल में सोफे पर लेटी टीवी पर अपना फेवरेट कार्टून ऑगी देखते हुए हंस रही थी। वही अश थोड़ी दूरी पर बैठकर एक केस स्टडी कर रहा था जो उसके अंडर में था। तभी दिलकश के दिमाग में कुछ आया। उसने अश को देखा और कहा, हिटलर। अश का सारा ध्यान इस वक्त फाइल में था तो उसने बस हम कर दिया था। दिलकश एकदम से सीरियस हो गई और उसने अश से पूछा, ये गर्ल्स प्रॉब्लम क्या होता है? कोई बीमारी होती है क्या? ये सुनते ही अश ने तुरंत ही अपना सर उठाकर दिलकश को देखा। फिर वो अपनी फाइल को वहीं रखकर दिलकश के पास आया और उसने दिलकश को देखते हुए उससे पूछा, तुम क्यों पूछ रही हो? दिलकश उठकर बैठ गई और उसने कहा, किसी का सीक्रेट है, नहीं बता सकती। अश ने पीछे अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक टाइम पीरियड। असल में तो अश को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो दिलकश से क्या कहे या ये चीज़ उसे कैसे समझाए। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वो दिलकश को इस बारे में समझाए और दिलकश डर जाए। दिलकश दोबारा से सोफे पर लेट गई और उसने कहा, मत बताओ, मैं अल्फेज से पूछ लूंगी।
ये सुनते ही अशा जैसे होश में आया और उसने दिलकश को एक हाथ से ही उठा लिया। वही दिलकश ने चिल्लाते हुए कहा, मैं गिर जाऊंगी हिटलर। आशा ने दिलकश को ऐसे ही लेकर किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं गिरोगी और यह सब किसी से नहीं पूछना, ओके। किचन में पहुंचकर आशा ने दिलकश को स्लैब पर बैठा दिया। फिर उसने दिलकश को उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाली दवाई दी और उसके लिए ग्लास में पानी दिया। दिलकश ने भी बिना किसी बहाने के अपनी दवाई ले ली थी। शाम का वक्त, दिलकश टैब पर केक बेक करने की रेसिपी वीडियो देख रही थी और उसने वीडियो देखते हुए आशा से पूछा, हिटलर तुम्हारा बर्थडे कब आता है? आशा इस वक्त एक फाइल देख रहा था। उसने फाइल का पेज पलटते हुए कहा, तुम बहुत सवाल नहीं करती, नहीं बताओ ना कब आता है। कहते हुए दिलकश ने एक कुशन उठाकर आशा पर फेंका। आशा ने कुशन को पकड़ा और वो दिलकश को घूरने लगा था। आशा ने दिलकश को घूरते हुए कहा, 7 दिसंबर। दिलकश ने बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, मैं केक बेक करूंगी। आशा वापस अपनी फाइल में देखने लगा और उसने कहा, नहीं दिल, हमें घर नहीं उड़ाना है, अभी इसी घर में रहना है। ये सुनते ही दिलकश का मुंह बन गया था और उसने गुस्से में अपने बालों से हेयर बैंड निकालकर आशा की तरफ फेंक दिया। आशा ने उसे चिढ़ाने के लिए तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, खरगोश। दिलकश आशा को घूरते हुए सोफे से उतरी और अपने पैर पटकते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। रात का वक्त, आशा को एक फ़ोन आया था और उसे इसी वक्त जाना था, जिस वजह से उसने अपनी जैकेट और गन ली और दिलकश को बताकर घर को बाहर से बंद कर वो चला गया था। करीब 1 घंटे बाद आशा वापस आया और उसके साथ अल्फेज भी आया था। आशा अपनी जैकेट उतारने लगा, तभी अल्फेज ने सोफे पर बैठकर कहा, साला बुड्ढा, एक जरा सा केस नहीं संभाल सकता, इसको एसीपी बनाया किसने? आशा ऊपर दिलकश के कमरे में उसे देखने के लिए जाने लगा और उसने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहा, दिल खरगोश। आशा उसके कमरे में आया और उसने देखा कि दिलकश सो रही है और इस वक्त वो आधी बेड से नीचे लटक रही थी। आशा बैग के पास आया और वो दिलकश को सही से लिटाते हुए उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। दिलकश का चेहरा देखकर आशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपने में किसी से लड़ रही है। आशा हल्का सा हंस दिया और उसने दिलकश को ब्लैंकेट से कवर करते हुए धीरे से कहा, सच अ डेविल शी इज। तभी अल्फेज ऊपर आया और उसने आशा से कहा, भाई तुझे पेंट करवाना था तो पेंटर बुलाता ना, ये दिल से क्यों ड्राइंग करवाई तूने अपने रूम की दीवारों पर? ये सुनते ही आशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने मुड़कर उस लिटिल डेविल को देखा जो सुकून से सो रही थी। फिर आशा और अल्फेज दोनों आशा के कमरे में आए। आशा ने अपने कमरे की दीवारों को देखा। काले रंग की दीवारों पर अलग अलग रंगों से चित्रित ड्राइंग बनी हुई थी। साथ ही एक जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गर्ल्स प्रॉब्लम अ बॉयज प्रॉब्लम हिटलर। आशा ने अपने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, दिल की बच्ची। अल्फेज भी दीवार पर लिखा बस पढ़ने लगा। तभी आशा उसे धक्का मारते हुए बाहर लेकर आया और उसने कहा, दफा हो। अल्फेज ने सर हिलाते हुए कहा, जी जरूर, कहकर वो चला गया था। 17 तुम बोझ नहीं हो, तुम तो 56 भोग हो। अगली सुबह, आशा का पेंट हाउस। आशा सुबह जल्दी उठ गया था और इस वक्त वो किचन में अपने लिए कॉफी बना रहा था। अब वो पूरी तरह से उस फ्रैंक के लिए तैयार था जो वो आज दिलकश पर बदले के लिए करने वाला था। आशा को कुछ आवाजें आई जिन्हें सुनकर वो समझ गया था कि दिलकश उठ गई है और वो नीचे आ रही है। दिलकश सीधे किचन में आई। उसने उबासी ली और आशा से कहा, गुड मॉर्निंग हिटलर। पर आशा ने दिलकश को कोई जवाब नहीं दिया और वो बस अपनी कॉफी में चम्मच चला रहा था। दिलकश अपनी नजरें गड़ाकर आशा को देखने लगी थी क्योंकि वो आशा के सामने खड़ी थी, पर आशा ऐसे दिखा रहा था जैसे वो आशा के सामने नहीं है। दिलकश ने आशा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दोबारा कहा, हिटलर नाश्ता। आशा ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मुझे नाश्ता अकेले ही करना पड़ेगा। बोलते हुए वो चलकर टेबल के पास आया और अपनी कॉफी पीने लगा। ये सुनते ही दिलकश कुर्सी पर चढ़ी और टेबल बजाते हुए उसने कहा, अरे आप अकेले क्यों? मैं हूं तो यहाँ, हिटलर। आशा ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसने दिलकश की आवाज़ ही नहीं सुनी। अपनी कॉफ़ी खत्म करने के बाद आशा जाकर सिंक में अपना कॉफ़ी मग साफ करने लगा था। दिलकश ने आशा को घूरा और वो आशा के पास आई। दिलकश ने आशा को कई बार आवाज़ लगाई पर आशा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। दिलकश जाकर स्टूल की मदद से किचन स्लैब पर खड़ी हो गई और उसने कहा, मैं आपकी आंखें फोड़ दूंगी। अब आशा किचन साफ कर रहा था और वो तिरछी नजरों से दिलकश को देखकर अंदर ही अंदर तिरछा मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद आशा ने घर के बाकी काम भी किए और इस पूरे वक्त दिलकश आशा का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। सारा काम खत्म करने के बाद आशा ने ताज़े आम निकाल कर टेबल पर रख दिए।
दिलकश ने वो आम उठाए और वो उनसे अश पर निशाने लगाने लगी थी, जिन्हें अश ने आराम से पकड़कर वापस टेबल पर रख दिए थे। अश को अच्छे से पता था कि अब दिलकश पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उसने अपना फ़ोन उठाकर किसी का नंबर डायल किया और कॉल करके उदास होते हुए कहा, हाँ हेलो, तुम्हें पता चला ना? हाँ, दिल गायब हो गई है। मैंने सुबह पूरे घर में ढूंढा पर मुझे नहीं मिली, पता नहीं यार कौन ले गया उसे। दिलकश ने अपनी जलती हुई नज़रों से अश को घूरते हुए कहा, कौन ले गया? मैं क्या बिल्ली का बच्चा हूँ जो कोई ले जाएगा? वही अश उसकी बात सुनकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। अश सोफे पर लेट गया और उसने फ़ोन पर कहा, मुझे लगता है कि मेरे घर के पास जो खरगोश की फैमिली रहती है ना, वो ले गई दिल को। हाँ, बहुत वक्त से नज़र थी उनकी दिल पर। अश ने फ़ोन पर ऐसे हम किया जैसे वो सच में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा हो। अश ने फ़ोन पर कहा, अच्छा ओके। अश ने कॉल कट किया और वो सोफे से उठकर बाहर गार्डन में आया और दिलकश भी उसने पीछे ही गार्डन में आई। अश ने एक छोटा और प्यारा सा सफ़ेद खरगोश उठाया और उस खरगोश को देखते ही दिलकश डर से चिल्लाई। अश ने उस खरगोश के बालों को सहलाते हुए कहा, ओ दिल, तुम तो सच में खरगोश बन गई। अच्छा हुआ मुझे पड़ोसियों ने बता दिया कि तुम खरगोश बन गई। दिलकश बोरियत भरे लहजे में अश को देखने लगी और उसने कहा, कर लो, जितनी मर्जी एक्टिंग उतनी कर लो। बोलकर दिलकश अंदर किचन में चली गई थी। वही दिलकश की बात सुनकर अश ने अपनी भौहें सिकुड़ी, मतलब उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी खराब थी क्या? थोड़ी देर बाद दिलकश को एक गन शॉट की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो डर से कांप गई थी। फिर भागते हुए बाहर गार्डन में आई। गार्डन में आते ही दिलकश के कदम अपनी जगह पर जम गए थे, क्योंकि उसके सामने अल्फेज दुखी होकर नीचे बैठा हुआ था और उसी के पास बैठा अश जमीन पर लेटे हुए उस खरगोश को देख रहा था। वो खरगोश जमीन पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे वो मर गया हो। तभी अल्फेज ने सुबकते हुए कहा, बहुत अच्छी लड़की थी। अश ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी थी। अल्फेज ने नाटक करते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अश ने अपनी आंखें रोल की और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, और अब तू मार भी खाएगा। दिलकश ने उन दोनों के इस नाटक को देखकर ना में सर हिला दिया और वो झाड़ू लेने के लिए अंदर गई। दिलकश झाड़ू लेकर वापस बाहर आए और उसने अल्फेज को पीछे झाड़ू से मारा। अल्फेज एकदम से उछलते हुए अश को देखने के लिए मुड़ा, पर अश अब वहां नहीं था। अल्फेज ने इधर इधर देखते हुए कहा, अश भाई कहाँ है तू? तभी उसे अश की आवाज़ आई, यहाँ। आवाज़ सुनकर अल्फेज ने पेड़ की तरफ देखा, जहां अश पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। दिलकश ने अश को घूरा तो अश उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। दिलकश अल्फेज के पीछे उसके मारने के लिए भागने लगी और आखिर में दिलकश थक गई तो उदास होकर वही गार्डन में एक कोने में बैठ गई थी। अश ने उसे उदास देखा तो जल्दी से नीचे आया और वो दिलकश के लिए चाय और कुकीज़ बनाकर लाया। अश आकर दिलकश ने एकदम तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, ओए मैं जिंदा हूँ। दिलकश के पास बैठ गया तो दिलकश घूमकर बैठ गई और उसने अश की तरफ अपनी पीठ कर ली थी। दिलकश की इस हरकत पर अश खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसने कहा, दिल अब कुछ खा लो, नाराज़गी बाद में दिखा लेना। दिलकश उसकी तरफ घूमी और उसने बिना किसी भाव से पूछा, मैं आप पर बोझ हूँ? अब अश को दिलकश की बात सुनकर लग रहा था कि उसे दिलकश के साथ यह मजाक नहीं करना चाहिए था। अश ने उससे कहा, दिल वो मैं बस मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है। और दिलकश ने बीच में ही भरे गले से कहा, सच बताए हिटलर, मैं बहुत परेशान करती हूँ आपको। बोलते हुए दिलकश की आंखों में आंसू भरे हुए थे जो कभी भी उसकी आंखों से बहते हुए बाहर आने वाले थे। अश ने दिलकश के आंसू साफ किए और कहा, नहीं, तुम बोझ नहीं हो, तुम तो 56 भोग हो। बोलकर वो दिलकश की गालों को खींचने लगा था। दिलकश ने तुरंत ही कहा, इससे मुझे हल्दीराम की छोले भटूरे याद आ गए। अश हल्का सा हंसा और उसने कहा, वो भी ऑर्डर कर दिए हैं और चलो अब कुछ खा लो। अश की बात सुनकर दिलकश ने झट से हाँ में सर हिला दिया और वो कुकीज़ खाते हुए चाय पीने लगी थी। दिलकश ने कुकीज़ खाते हुए कहा, अल्फेज भाई इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं, प्लीज़ उन्हें कभी किसी पंगे में मत बुला लेना, वो आपको और फंसवा देंगे, छुड़ाने से तो रहे वो। अश ने दिलकश को देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। तभी दिलकश ने एकदम से उसे घूरते हुए कहा, और वो खरगोश को आपके मेरे शैम्पू से क्यों नहलाया? अश ने दिलकश को देखते हुए कहा, वो इतना गंदा हो रहा था, ऐसे लेकर थोड़ी ना घूमता मैं उससे। दिलकश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, तभी अश ने तेज आवाज में कहा, दिल खरगोश। दिलकश एकदम से डरते हुए खड़ी होकर चिल्लाई। फिर उसने गुस्से में अश से कहा, मैं मार दूंगी।
अश ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, और जैसे मैं छोड़ दूंगा खरगोश। ये सुनते ही दिलकश ने एकदम मासूमियत से अश से पूछा, मारेंगे? अश ने उसे डराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, बांध कर वार्डरोब में बंद कर दूंगा। दिलकश ने मुंह बनाते हुए कहा, वहां आपके कपड़ों की जगह तो है नहीं, मैं जरूर फिट हो जाऊंगी। अश ने दिलकश की बात पर हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ, मोटी बहुत हो रही हो ना। दिलकश ने खुद को देखते हुए जल्दी से पूछा, सच में? अश ने हाँ में सर हिलाया तो दिलकश ने उससे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए फिर? अश ने दिलकश को देखते हुए उससे कहा, बहुत सारा काम, जैसे कि मेरे सर की मसाज, चलो लग जाओ काम पर। ये सुनते ही दिलकश ने अश को घूरते हुए कहा, बच्ची से काम करवाते हो? मत करो, मोटी हो रही हो, वैसे व्हाइट फ्रॉक नहीं आ रहा था ना तुम्हें? अश ने दिलकश को देखते हुए उससे कहा। ना। दिलकश ने तुरंत ही अपने जवाब में कहा, वो छोटा भी तो है। अश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम मोटी हो रही। दिलकश उठकर अश के पीछे आए और उसने अश के बालों में मसाज करते हुए कहा, हाँ हाँ, कर रही हूँ मसाज बुड्ढे। अश ने दिलकश की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने मुझे? बुड्ढा। दिलकश उसे देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए भागकर अंदर जाने लगी। अश ने उसकी हरकतों पर ना में सर हिलाया और तेज आवाज में कहा, आराम से खरगोश। वही दिलकश सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में आए और उसने अल्फेज को देखा, जो उसके कमरे में दीवारों पर खरगोश के बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रहा था। दिलकश को देखते ही अल्फेज अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने डरते हुए कहा, मेरा आइडिया नहीं था, अश का था। दिलकश ने बुरी तरह से अल्फेज को घूरते हुए कहा, लेकिन चपेट तो आप में ही खानी है अब। बोलकर वो अल्फेज के पीछे भागी और अल्फेज भी उससे बचने के लिए भाग रहा था। दिलकश का गुस्सा देखकर गेट पर खड़ा अश हंस रहा था। अश अंदर आया और उसने दिलकश को पकड़ उसे बैग पर बैठाकर कहा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है दिल। अश की बात सुनकर दिलकश ने उसे एक बार घूरा, फिर टैब लेकर उस पर के ड्रामा देखने लगी। और के ड्रामा देखना उसे अल्फेज ने सिखाया था, क्योंकि अश तो उसे कार्टून्स के अलावा कुछ नहीं देखने देता था। अश ने दिलकश के बालों को ठीक किया और वो अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद अश वॉशरूम में था और शॉवर ले रहा था, तभी उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें आई, पर उसे लगा कि शायद दिल उसके कमरे में टैब का चार्ज लेने आई होगी। शॉवर लेने के बाद अश अपनी कमर पर बस एक टॉवल लपेट कर कमरे में आया और जाकर उसने अपना वार्डरोब खोला, पर अगले ही पल वो पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि अश की वार्डरोब में उसके कपड़ों की जगह दिलकश के कपड़े और उसकी फ्रॉक थी। अश ने चिल्लाते हुए कहा, दिललल। अश के कमरे के बाहर खड़ी दिलकश जोर जोर से हंस रही थी और अल्फेज उसके पास डरा हुआ सा खड़ा था। अल्फेज ने बेहद धीरे से कहा, तुम दोनों के बीच में ही क्यों फंसता हूँ? अल्फेज को खुद से बड़बड़ाते देख दिलकश ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और पूछा, कुछ कहा आपने अल्फेज भाई? अल्फेज ने तुरंत ही ना में सर हिला दिया तो दिलकश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वही अश जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया वो जमीन पर फिसल गया, क्योंकि उसके कमरे के दरवाजे पर केले के छिलकों को सजाकर रखा गया था। अश ने दोबारा गुस्से में कहा, दिल। तो दिलकश मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर वेंसेंसो के ड्रामा देखने लगी थी। चा 18, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुबह का वक्त। दिलकश को स्कूल छोड़ने के बाद अश सीधे अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आया, जहां उसने देखा कि आज डिपार्टमेंट में रोज से बहुत ज्यादा चहल पहल या कहे तो अफरा तफरी मची हुई थी। अश अपने केबिन में आया, जहां पर अल्फेज पहले से ही मौजूद था। अश ने अपनी जैकेट उतारते हुए अल्फेज से पूछा, क्या हुआ है? आज इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? अल्फेज ने अपने फोन को बंद करके पॉकेट में रखा और कहा, एक नया केस आया है आज। एक 15 साल के लड़के अकरम यूसुफ ने अपने बाप को मार दिया। अल्फेज की बात सुनते ही अश के दिमाग में कुछ आया और उसका शरीर जैसे अपनी जगह पर जम गया था। कुछ पल बाद अश ने अल्फेज की तरफ देखा और उससे पूछा, कौन है? कहाँ है वो? अभी कस्टडी में है क्या? बोलते हुए वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। अल्फेज ने देखा कि अश की आंखें हल्की लाल हो गई थी। उसे समझ आ रहा था कि इस केस में कुछ न कुछ तो है, जो अश इस केस से प्रभावित हो रहा था। अल्फेज ने बिना एक पल गवाए कहा, हाँ, अभी सेल में है वो लड़का। अश ने तुरंत ही गेट की तरफ बढ़ते हुए पूछा, सेल नंबर? अल्फेज भी अपनी जगह से उठा और अश के पीछे जाते हुए उसने कहा, 109। अश और अल्फेज लिफ्ट में आए और अश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अश को बस जल्द से जल्द उस लड़के से मिलना था और यह भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही लिफ्ट रुकी अश तुरंत ही अपने हेड के केबिन के अंदर चला गया, जहां पर सभी सीनियर ऑफिसर्स केस के बारे में चर्चा कर रहे थे।
आशा ने अपने हेड को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं ये केस संभाल सकता हूँ? हेड ऑफिसर ने उससे कहा, मिस्टर अहमद, अभी आपके पास ऑलरेडी एक केस है। आशा ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कहा, सर मुझे लगता है कि मैं इस वाले केस को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता हूँ। तभी एक दूसरे सीनियर ऑफिसर ने सर हिलाते हुए कहा, ओह, कुछ महीनों के आए हुए लड़के को पता है कि वो ये केस संभाल सकता है या नहीं। ये सुनकर अशोक को गुस्सा आ गया और उसका जबड़ा कस गया था। उसने फिर भी अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेकर आपने कौन से इंसान के झंडे लगा दिए? अशोक के साथी और उसके सीनियर जूनियर सभी उसे हैरानी से देखने लगे थे। सीनियर ऑफिसर ने गुस्से में अशोक से कहा, अपनी हद में रहो मिस्टर अहमद। अशोक ने टेबल के पास आकर सेल नंबर 109 की चाबी उठाए और सभी को देखते हुए उसने कहा, हिम्मत है तो रोक लो। एक दूसरे सीनियर ऑफिसर ने खड़े होकर कहा, अशोक, कोई तमीज है या नहीं? अशोक ने गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे पास वही तो नहीं है। बोलकर वो अपने हेड ऑफिसर के केबिन से बाहर चला गया था। अशोक 109 सेल के बाहर आया और सेल को खोलकर वो अंदर गया। इस वक्त पूरे सेल में अंधेरा फैला हुआ था। वही अंधेरे में एक 15 साल का लड़का बिना किसी भाव और बिना किसी गिल्ट के साथ बैठा हुआ था। अशोक ने उस लड़के को देखा, फिर वो उस लड़के के लिए नीचे झुका और उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़के ने बिना डरे अशोक की आंखों में देखते हुए कहा, अकरम यूसुफ। थे। अशोक ने अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए कहा, कहाँ रहते? अकरम ने कड़वाहट से मुस्कुरा कर कहा, जहन्नुम में। फिर अकरम ने थोड़ा रुक कर कहा, तुम कौन हो? मेरा केस हैंडल कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो एक काम करो, अपनी गन से शूट कर दो मुझे, लेकिन वापस उस जहन्नुम में मत भेजना। अकरम की बात सुनकर अशोक की कुछ पुरानी बातें फिर से सुनाई दे रही थी। उसने अपने जबड़े को कसते हुए कहा, मेरा काम पूरा हुआ। इतना कहकर अशोक सेल से बाहर आया, जहां उसे एक औरत दिखाई दी जो किसी सीनियर ऑफिसर से बात कर रही थी। वो औरत जिसका चेहरा अशोक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बदल सकता था, जिसकी वजह से कभी उसकी पूरी जिंदगी बदली थी। वो औरत दिखने में ना ज्यादा बूढ़ी और ना ज्यादा जवान थी। वह औरत अशोक की तरफ मुड़ने लगी, पर अशोक तुरंत ही वहां से चला गया था। तभी अल्फेज जल्दी से अशोक के पास आया और उसने कहा, हेड ने तुझे ऑफिस में बुलाया है और सुन, मैं जा रहा हूँ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने। ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ मिलेगा तुझे बता दूंगा। बोलते हुए अल्फेज ने आखिरी शब्द धीमी सी आवाज में कहे थे, जो सिर्फ अशोक ही सुन सकता था। अशोक ने मुस्कुराते हुए अल्फेज की पीठ को हल्का सा थपथपाया और वो अपने हेड ऑफिसर के केबिन में गया और उसके हेड ऑफिसर ने कहा, अशोक, इस तरह का व्यवहार रवैया यहाँ नहीं चलेगा। जब तुम अपने सीनियर्स के साथ रहो तो शांति और आराम से काम किया करो। अशोक ने बिना भाव से कहा, शांति और आराम से काम चलता तो ना आप यहाँ होते और ना ही मैं सर। बोलकर अशोक ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पूरा पानी पी लिया और ग्लास वापस टेबल पर रख दिया। सर, मेरा एक ही मकसद है, इंसाफ, बस इंसाफ। बोलकर उसने हेड ऑफिसर को सैल्यूट किया और वो उनके केबिन से निकल सीधे अपने केबिन में चला गया था। दोपहर का वक्त। अपना काम खत्म करने के बाद अशोक एक बार फिर अकरम को देखने गया, जिससे इस वक्त कई सारे ऑफिसर सवाल कर रहे थे और अशोक को अच्छे से पता था कि अकरम किसी से नहीं डरता है। अशोक बिल्डिंग के बाहर आया और वो दिलकश को पिक करने के स्कूल जाने वाला था। अशोक अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तभी उसके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी ने उससे लिफ्ट मांगी। अशोक ने अपनी कार अनलॉक करते हुए उससे पूछा, कहाँ जाओगे? अशोक के सहकर्मी कलीग ने अपने फोन पर कुछ करते हुए कहा, मस्जिद, आज जुम्मा है। अशोक ने हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी में बैठने के बाद उसने गाड़ी को मस्जिद वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद अशोक ने मस्जिद के बाहर अपनी गाड़ी रुकी, जहां पर सभी आदमी दुआ के लिए मस्जिद में जा रहे थे। अशोक के सहकर्मी ने उसे देखते हुए पूछा, तुम नहीं नमाज पढ़ोगे? अशोक ने बिना किसी भाव से कहा, नहीं, वो मुझे बुलाता ही नहीं। अशोक का सहकर्मी बस सर हिलाकर वहां से जुम्मा सलाह के लिए चला गया। वही मस्जिद के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी चूड़ियां और कंगन बेच रही थी। अशोक अपनी गाड़ी से उतरा और उस बूढ़ी औरत के पास आया। अशोक ने कुछ चूड़ियां खरीदी और उस औरत को 3000 रुपये दिए। उस बूढ़ी औरत ने अशोक से पूछा, नमाज नहीं पढ़ते? अशोक ने गहरी सांस लेकर कहा, वो बुलाता ही नहीं। उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बुलाता है, तुम गौर से सुनो। क्यों पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हो? वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अशोक ने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती। बोलकर अशोक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था।
मोहब्बत सब करते हैं, बस आजमाइशों में घिरकर इंसान खुद को भूल जाता है। आशा ने चूड़ियों को गाड़ी में बैक सीट पर रख दिया। फिर गाड़ी स्टार्ट कर वो दिलकश को स्कूल से पिक करने के लिए निकल गया था। कुछ वक्त बाद दिलकश उछलते हुए दो लड़कों के साथ स्कूल के बाहर आई। उन दोनों लड़कों ने मिलकर दिलकश का बैग पकड़ा हुआ था। दिलकश की नज़र आशा पर पड़ी, जो हमेशा की तरह आज भी उसी जगह पर खड़ा था जहां वो रोज दिलकश को खड़ा मिलता था। आशा अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाले खड़ा था। इस वक्त आशा ने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट और ब्लैक कलर की ही जैकेट पहनी हुई थी। दिलकश ने आशा को देखकर अपना हाथ हिलाया तो आशा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। दिलकश ने अपनी स्कर्ट के किनारे को पकड़ा और वो भागते हुए आशा के सामने आए तो वही वो दो लड़के भी तेजी से उसके पीछे आए। आशा ने दिलकश के गाल पर हाथ रखा और उसने गाल को थपथपाकर कहा, हेलो। दिलकश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अस्सलामुअलैकुम बोलो हिटलर। आशा ने मुस्कुराते हुए उन दो गोल मटोल लड़कों को देखा जिन्होंने दिलकश का बैग पकड़ा था और भागने की वजह से वो हाँफ रहे थे। हैं? आशा ने भौहें चढ़ाकर दिलकश से पूछा, और ये दोनों कौन? दिलकश ने खिलखिलाते हुए कहा, यह उमर और करीम है, सब पर रौब जमाते थे क्लास में। मैंने अपना सेवक बना लिया। आशा ने दिलकश की हरकतों पर सर हिला दिया। तभी दिलकश ने उन दोनों लड़कों से कहा, जाओ मेरा बैग कार में रखो। उन दोनों लड़कों ने हाँ में सर हिलाकर दिलकश का बैग गाड़ी में रख दिया। तो आशा ने दिलकश से पूछा, इनको ड्रॉप कर दे। उमर ने आशा को देखते हुए उससे कहा, अंकल हम पास में ही रहते हैं। अपने लिए अंकल? सुनते ही आशा उन दोनों लड़कों को बुरी तरह से घूरने लगा था। वही दिलकश तो आशा को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। आशा की जलती हुई निगाहों को देख वो दोनों लड़के तुरंत ही वहां से गायब हो गए। फिर आशा और दिलकश पेंट हाउस के लिए निकल गए थे। रास्ते भर आशा तो ब्लूटूथ लगाकर अकरम के केस के बारे में अल्फेज से बात कर रहा था। वही दिलकश आराम से पैसेंजर सीट पर सर टिकाए सो रही थी। पेंट हाउस पहुंचने पर आशा दिलकश को गोद में उठाकर अंदर लेकर आया और उसने दिलकश को उसके रूम में बेड पर लिटा दिया। आशा दिलकश के पास ही बेड पर बैठ गया और वो दिलकश के चेहरे को देखने लगा था। आज अकरम से मिलने के बाद आशा के अतीत के पन्ने फिर से खुलने लगे थे। आशा को ये भी अच्छे से पता था कि इस वक्त उसे किसी अपने का साथ चाहिए ताकि वो अकेला ना रहे और एक बार फिर से शराब और धूम्रपान स्मोकिंग की तरफ ना जाए। आशा ने दिलकश को जगाने के लिए उसके बालों को सहलाते हुए कहा, दिल उठो ना। दिलकश ने नींद भरी आवाज में उससे कहा, सोने दो ना। आशा ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, उठ जाओ दिल, देखो जब तुम उठाती हो रात में। वॉशरूम जाने के लिए मैं उठता हूं ना। दिलकश एकदम से उठकर बैठ गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम बच्चे थोड़ी ना हो। हम, लेकिन बच्चा तो था ना। कहते हुए आशा अपने अतीत को याद कर रहा था। दिलकश बेड पर ही अपने घुटनों के बल चलकर आशा के पास आए और उसने आशा के गाल पर हाथ रखकर बेहद मासूमियत और प्यार से कहा, ओले मिला बच्चा। ये सुनते ही आशा हंसने लगा था। दिलकश ने उसे जबरदस्ती अपने पास ही लिटाया और आशा का मूड ठीक करने के लिए वो इधर उधर की बातें करने लगी थी। उसने वो सारे जोक्स आशा को सुनाए जो अल्फेज ने उसे सुनाए थे। साथ ही उसने अपनी सारी शरारतें आशा को बताई जो उसने अब तक स्कूल में की थी। आशा की मुस्कुराहट देख दिलकश ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जिन दफा हो और मेरे लिए खाना बनाओ। बोलते हुए वो आशा को बेड से नीचे धक्का देने लगी थी। आशा ने दिलकश को उसके ऐसे दोगलेपन पर घूरा और कहा, बहुत नहीं हो रहे हैं तुम्हारे नखरे। बोलते हुए वो उठकर खड़ा हो गया। दिलकश उठकर बैठ गई और उसने कहा, आपकी संगत का असर बाबू भैया। और दोनों ही हंसने लगे थे। फिर आशा नीचे किचन में जाकर दिलकश के लिए खाना बनाने लगा था और दिलकश तब तक डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना होमवर्क कर रही थी और अब तक आशा कुछ वक्त के लिए अकरम और उस औरत के बारे में भूल गया था। किचन में आशा ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता दिल। बोलते हुए उसे एहसास ही नहीं था कि उसने अभी अभी क्या कहा। 19 दिलकश की शैतानी ने अल्फेज को जेल पहुंचाया। अगली सुबह आशा भागते हुए जल्दी से नीचे आया और इस वक्त सोती हुई दिलकश उसकी गोद में थी और दिलकश ने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। कल रात को उन दोनों ने देर रात तक जागकर कार्टून मूवी देखी थी जिस कारण आज सुबह उन दोनों की ही नींद देर से खुली थी। आशा ने दिलकश को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और किचन में जाकर दिलकश के लंच के लिए वो कुछ ऐसा बनाने लगा जो जल्दी बन जाए। तब तक दिलकश डाइनिंग टेबल पर बैठी झपकी ले रही थी। लंच बनाने के बाद आशा ने आकर कॉर्नफ्लेक्स का बाउल टेबल पर रखा और दिलकश को कंधे से पकड़कर जगाते हुए कहा, दिल जल्दी करो आज लेट हो जाएंगे। दिलकश ने उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोली तो आशा ने तुरंत ही चम्मच से उसके मुंह में कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए।
कॉर्नफ्लेक्स खिलाने के बाद अशर ने अपनी शर्ट की स्लीव से ही दिलकश का मुंह साफ किया और उसने दिलकश को जूते पहनाकर उसकी लेस बांधी। अशर ने दिलकश का बैग उठाया और वो पेंट हाउस से बाहर निकल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के पास पहुंचते ही अशर को याद आया कि वो दिलकश को तो पेंट हाउस में ही छोड़ आया है। अशर ने अपना माथा पीटा और वो हड़बड़ाते हुए वापस अंदर गया। दिलकश ने अशर को मुंह बनाते हुए गुस्से में घूरा। अशर ने जल्दी से कहा, सॉरी सॉरी बोलकर उसने दिलकश के माथे को चूम लिया और वो दिलकश को लेकर पेंट हाउस के बाहर आया। दिलकश को स्कूल छोड़ने के बाद अशर अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पहुंचा और आज उसका पूरा वक्त अकरम यूसुफ के केस की इन्वेस्टिगेशन में निकल गया था। उसने वो सारे सबूत जमा कर लिए थे जो अल्फेज ने उसे दिए थे और यह सारे सबूत अल्फेज ने कल जमा किए थे और कल इस केस की चर्चा के लिए एक मीटिंग भी होने वाली थी। दोपहर का वक्त दिलकश को लेने के लिए अशर जाने वाला था, तभी उसके सीनियर ने कहा, अशर एक केस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अशर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और उसने अल्फेज से कहा, ओके अल्फेज तू बाहर जा रहा है तो दिल को स्कूल से पिक कर सकता है क्या? प्लीज़, मेरी कार में पेट्रोल भी नहीं है। अल्फेज ने हाँ में सर हिला दिया और वो दिलकश को पिक करने के लिए उसके स्कूल चला गया था। वही अशर अपने सीनियर्स के साथ कोई चर्चा कर रहा था, तभी वो औरत डिपार्टमेंट में आई। है, उस औरत ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, यहाँ अशर अहमद कौन? रिसेप्शनिस्ट उस औरत को जानती थी क्योंकि वो कल अकरम के केस के सिलसिले में यहाँ आई थी। रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा, मैम वो सीओ के डिपार्टमेंट में है, आप तब तक इंतज़ार कर सकती है। पर वो औरत सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और 9th फ्लोर पर पहुंचकर बिना नॉक किए ही वो सीओ के केबिन में घुस आई। अशर और बाकी सभी सीनियर उस औरत की तरफ मुड़े, लेकिन उस औरत को देखते ही अशर को गुस्सा आने लगा था। उस औरत ने पूछा, अशर अहमद कौन है? अशर कुर्सी से खड़ा हुआ और वो बिना किसी भाव से उस औरत को देख रहा था। अशर को देखते ही वो औरत 2 कदम पीछे हट गई थी। इतने सालों में अशर बड़ा हो गया था, पर उसकी शार्प जॉलाइन, काली गहरी आंखें, शार्प फीचर्स उस औरत को किसी की याद दिला रहे थे, किसी ऐसे की जिसे उस औरत ने पास्ट में धोखा दिया था। तभी रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उस औरत के पीछे केबिन में आए और उसने कहा, मैम मैंने आपको बताया ना, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती हैं। उस औरत ने अपनी भारी आवाज़ में अटकते हुए अशर से कहा, तुम ये केस छोड़ दो। अशर ने बिना किसी भाव से कहा, मैं जो करने की ठान लेता हूँ वो पूरा करके ही छोड़ता हूँ, मेरी फितरत नहीं हर काम को अधूरा छोड़ना। तभी एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, मैम हमें अपना काम बखूबी पता है और हम आपसे कहेंगे कि आप इससे दूर रहे, केस अब हमारे हाथ में है। उस औरत ने अशर को नफरत वाले भावों से देखते हुए कहा, वो तो मैं देख ही रही हूँ, आपने केस को एक ऐसे इंसान के हाथ में दिया है जो सिर्फ एक तरफा सबूतों पर यकीन करके उस कातिल को बचा रहा है। अशर ने बिना एक पल गवाए कहा, इसका मतलब आपके पास और भी सबूत हैं, राइट? और तो फिर आपने पहले ही सारे सबूत यहाँ हमें क्यों नहीं बताए? या फिर अब आप अपने नए नए बनाए सबूतों के साथ यहाँ आई हैं? अशर की कही बात से सभी ऑफिसर सहमत थे। वही उस औरत ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं। एक सीनियर ऑफिसर ने बीच में ही कहा, मैम माइंड योर लिमिट्स, वरना अब हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। वही अशर को उसके सहकर्मी हेड ऑफिसर के इशारे पर केबिन से बाहर ले गए थे। अशर के सहकर्मी रिजवान ने उससे कहा, चल छोड़ यार अशर, ऐसे रोज पता नहीं कितने आते हैं, आजा लंच करते हैं। अशर को याद नहीं था कि आज उसने अपनी जगह अल्फेज को दिलकश को स्कूल से पिक करने भेजा है और इसलिए उसने कहा, हम तुम लोग लंच करो, मुझे दिल को पिक। तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम फरहीन था, उसने बीच में ही अशर से कहा, अरे पर अल्फेज गया तो है और वैसे ये दिल है कौन? बोलते हुए वो शरारत से मुस्कुरा दी। अशर की टीम 07 में सिर्फ एक यही लड़की थी। अशर ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, 11 साल की बच्ची है यार दिल। तभी अशर का फोन बजा। अशर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी ने कहा, मिस्टर अशर अहमद, आप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं क्या? अशर ने उस आदमी को पहचाना नहीं और पूछा, जी पर आप कौन? दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, मैं इंस्पेक्टर बम्बम बोल रहा हूँ, दिलकश कुरैशी अहमद आपकी कौन लगती हैं? बोलते हुए इंस्पेक्टर ने दिलकश को देखा, जो पुलिस स्टेशन में बैठी मजे से अपना गोला खा रही थी। वही इंस्पेक्टर की बात सुनकर अशर का दिल तेजी से धड़कने लगा था, वो डर गया था। ये डर था दिलकश को खोने का। अशर तुरंत ही उठा। उसके सारे सहकर्मी कलीग उसे ही देख रहे थे और कुछ उससे इशारे में पूछ रहे थे कि क्या हुआ। अशर ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, वो मैं उसका गार्जियन हूँ, मतलब भाई हूँ। कहाँ है वो? ठीक तो है ना वो?
बोलते हुए वो यही सोच रहा था कि उसकी दिल सही सलामत हो। दूसरी तरफ से पुलिस ऑफिसर ने कहा, जी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा थाना ठीक नहीं रहेगा ज़्यादा देर तक अगर आप उसे लेकर नहीं गए तो। और उनको किसी ने अगवा करने की भी कोशिश की थी, बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया था। वही दिलकश तो पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी अपना पसंदीदा गोला मजे से खा रही थी। इधर पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर अशा हैरान था। तभी फरहीन ने उससे पूछा, अशा क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुम्हारी बहन को? अशा ने अपनी जैकेट पहनते हुए कहा, मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जल्दी जाना है। बोलकर उसने रिजवान की बाइक की चाबी उठाए और केबिन से बाहर भाग गया। कुछ वक्त बाद अशा जैसे ही पुलिस स्टेशन में आया, उसने दिलकश को देखा, जो पुलिस ऑफिसर को देखते हुए हंस रही थी और पुलिस इंस्पेक्टर परेशान से बैठे थे। मतलब अब तक दिलकश ने उन लोगों को काफी परेशान कर दिया था। वही अल्फेज अंदर सेल में बंद था। अशा को देखते ही दिलकश भागकर उसके पास आई। अशा ने नीचे बैठकर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना, है ना? बोलते हुए वो खड़ा हुआ और उसने दिलकश को अपनी गोद में उठा लिया था। तभी अशा को सेल से अल्फेज ने रोने की आवाज आई। अल्फेज ने कहा, अशा भाई, अच्छा हुआ तू आ गया, ये देखना मैं यहाँ कैसे लटका हुआ हूँ। अल्फेज को देखते ही अशा की आंखें हैरानी से लगभग फैल ही गई थी। पुलिस ऑफिसर ने अपने हाथ से इशारा कर अशा से बैठने के लिए कहा तो अशा आकर कुर्सी पर बैठ गया और दिलकश उसकी गोद में ही बैठी हुई अपना गोला खा रही थी। इंस्पेक्टर बम्बम ने अल्फेज की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह आपका कौन है? आप जानते हैं इसे? अशा ने इंस्पेक्टर से कहा, मेरा दोस्त है। तभी अल्फेज ने सेल के अंदर से तेज आवाज में कहा, बेस्ट फ्रेंड हूँ। इंस्पेक्टर ने अशा से कहा, यह आपकी बहन को अगवा करने वाला था। वो तो बच्ची ने जोर जोर से चिल्लाया तो हमने सही वक्त पर इसे पकड़ लिया और बम बम बजा दिए। बोलते हुए इंस्पेक्टर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। अशा ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, वो मेरा दोस्त है, छोड़िए आप उसे, और वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, मालूम भी है आपको। और वो क्यों दिल को किडनैप करेगा? बोलकर अशा ने नासमझी से दिलकश को देखा। अल्फेज ने सेल के अंदर से ही दिलकश को बुरी तरह से घूरते हुए कहा, इससे पूछ, इससे, ये शैतान की खाला है ना तेरी गोद में? ये हलक फाड़ फाड़ कर रोने लगी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अशा काम में है तो मैं आ गया, बस वही इसका ड्रामा शुरू। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ओह मागो लालालिसा, मतलब हम गलत निकले। अशा और अल्फेज ने एक साथ कहा, जी। फिर अशा ने दिलकश को घूरा तो दिलकश तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगी थी। अशा ने धीमी सी आवाज में दिलकश से कहा, तुम्हें तो मैं घर चलकर बताऊंगा खरगोश। दिलकश ने मुंह बनाकर तुरंत ही कहा, मैं भी बता दूंगी। थोड़ी देर बाद अशा ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दिलकश का बैग पकड़ा और कहा, क्या जरूरत थी यह सब करने की? एक कॉल करवाती अल्फेज से। दिलकश ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और कहा, अल्फेज भाई के फोन में बैलेंस होता है कभी? गरीबों के मिर्जा गालिब। दिलकश की बात सुनकर अशा हल्का सा हंस दिया। वही अल्फेज सेल से बाहर आया और वो थोड़े अजीब तरह से चल रहा था क्योंकि दिलकश की बदौलत उसे पुलिस स्टेशन में अच्छी खासी मसाज दी गई थी। अशा ने अल्फेज से उसके घर जाने को कहा और वो दिलकश को लेकर पेंट हाउस पहुंचा। पेंट हाउस पहुंचकर दिलकश ने अपने कमरे में जाकर स्कूल ड्रेस बदलकर आरामदायक कपड़े पहने और वो वापस नीचे आई। अशा ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, तो मतलब मैं नहीं आऊंगा तो तुम ऐसी हरकतें करोगी? दिलकश ने तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे हमेशा मेरे हिटलर चाहिए। चलो अभी मेरा मैथ्स का होमवर्क करा दो प्लीज। बोलते हुए दिलकश बेहद ही मासूम और प्यारा सा चेहरा बना लिया था। अशा ने सोफे से उठते हुए कहा, बाद में कराऊंगा, अभी आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए लाता हूँ। बोलकर वो किचन में जाने के लिए मुड़ गया था, पर उसके चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कुराहट थी जिसका साफ मतलब था कि दिलकश की आज वाली हरकत की वजह से अशा ने पनिशमेंट के तौर पर कुछ तो सोच रखा था जिस कारण दिलकश परेशान होने वाली थी। चैप्टर 20 अशा का गुस्सा दिल पर, अकरम का कत्ल। अगली सुबह रोज की तरह अशा ने दिलकश को सुबह जगाया, पर आज उसने दिलकश को वॉशरूम में ले जाकर सीधे शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया था जिस वजह से दिलकश उसे बुरी तरह से घूर रही थी। वही अशा हंसते हुए नीचे चला गया और नाश्ता बनाने लगा था। अशा ने तिरछा मुस्कुराते हुए जल्दी से दिलकश का लंच पैक किया, साथ ही उसने दिलकश के लिए कॉफी बनाई जो दिलकश की फरमाइश थी। लंच बनाने के बाद अशा ने आज के शेड्यूल के हिसाब से दिलकश का स्कूल बैग जमाया। कुछ ही देर बाद दिलकश अपनी स्कूल ड्रेस पहने वॉशरूम से बाहर आई। अशा ने उसके गीले बालों को ड्रायर से सुखाकर एक ऊंची पोनीटेल बनाई है। तभी दिलकश ने उससे कहा, हिटलर मुझे बाल छोटे करवाने? अशा ने ना में सर हिलाते हुए कहा,
नहीं, ऐसे ही ठीक है। दिलकश तुरंत ही अश की तरफ मुड़ी और उसने कहा, मुझसे बाल साफ नहीं होते, कभी शैम्पू रह जाता है तो कभी आधे बाल सूखे रह जाते हैं। अश ने दिलकश को देखते हुए कहा, ओह अच्छा, एक काम करते हैं, जब बाल साफ करने होंगे ना तुम्हें, शैम्पू बालों में सीधे मत डालना, पहले पानी में मिलाना, फिर थोड़ा थोड़ा सर पर डालना, ओके। दिलकश ने हाँ में सर हिला दिया और वो भागते हुए नाश्ते के लिए नीचे आई। अश भी उसके पीछे नीचे आया और उसने दिलकश को ब्रेड और जैम दिया, साथ ही उसकी कॉफ़ी टेबल पर रख दी थी। दिलकश तुरंत ही कॉफ़ी को घूरने लगी क्योंकि उसकी कॉफ़ी में खरगोश बना हुआ था। अश ने दिलकश को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी है कॉफ़ी? दिलकश ने अश को देख मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल आपकी तरह कड़वी, मैं नहीं पीऊंगी। अश ने उसे और ज़्यादा चिढ़ाते हुए कहा, क्यों? वैसे ये खरगोश कैसा बनाया है मैंने? दिलकश ने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लिया और कहा, मुझे ये पसंद नहीं। अश ने दिलकश के बाल खराब करते हुए कहा, अच्छा अब चुपचाप पी लो, मुझे पता है कि यह तुम्हें पसंद है। दिलकश ने मुंह बनाकर धीरे से कहा, इतना तो मुझसे किसी ने अपनी बात नहीं मनवाई जितनी यह मनवा लेते हैं। अश ने दिलकश की बात सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहा, सुना मैंने। दिलकश ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ओह कान है आपके? अश ने टेबल से खाली कप उठाते हुए कहा, ओए, यह आई रोलिंग मुझे मत दिखाना। दिलकश कुर्सी से उतरी और सोफे पर बैठकर उसने अपने मोजे पहनते हुए कहा, मत देखो, मैं तो दिखाऊंगी। अश ने ना में सर हिला दिया और वो कप रखने के लिए किचन में गया। अश कप रखकर वापस आया, तभी दिलकश ने उसके चेहरे के सामने एक पेपर दिखाया। अश ने उससे पेपर लेते हुए पूछा, अब ये क्या है? दिलकश ने झट से कहा, स्कूल में सब बच्चों को उनके रिलीजन के हिसाब से उनको उनकी रिलीजियस किताबें पढ़ाई जाएंगी। यह उसका परमिशन लेटर है। अश ने ध्यान से उस नोटिस को पढ़ा और उस पर साइन कर दिया। अश ने वो पेपर वापस दिलकश को दिया और कहा, अच्छा है, वरना मुझे तुम्हें कुरान पाक पढ़ाने के लिए हाफिज लगवाना पड़ता। दिलकश ने उस नोटिस को फोल्ड कर अच्छे से अपनी किताब के बीच में रखा और अश से मासूमियत से पूछा, हाफिज की क्या जरूरत है? आपने खुद भी तो हिफ्ज किया हुआ है ना? अश ने कुछ पल दिलकश के चेहरे को देखा, फिर बेहद धीमी सी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? दिलकश ने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, अल्फेज भाई ने बताया था। ये सब छोड़ो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो चलो। बोलते हुए अश ने दिलकश से ना ही नजरें मिलाई थी और ना ही वो दिलकश की तरफ देख रहा था। ये सुनते ही दिलकश भागते हुए पेंट हाउस से बाहर चली गई और अश भी गहरी सांस लेकर दिलकश का बैग लेकर उसके पीछे चला गया था। दिलकश को स्कूल छोड़ने के बाद अश अपने ऑफिस पहुंचा। जैसे ही अश बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, फायर अलार्म बजा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सभी ऑफिसर्स इधर से उधर भाग रहे थे। सभी को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था और वो सभी बेसमेंट में गए जहां पर सभी सेल्स थे। अश जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि अकरम की लाश सेल के अंदर जल रही थी और ये देखते ही कुछ पल के लिए वो अपनी जगह पर जम गया था। आवाजें सुनकर अश होश में आया और वो अकरम की लाश को बचाने के लिए सेल के अंदर जाने लगा, पर अल्फेज और उसके साथ काम करने वालों ने उसे पकड़ लिया था। रिजवान ने अश को पकड़ते हुए कहा, अश पागल मत बनो यार, वो मर चुका है। अश ने ना में सर हिलाया और उन लोगों की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, वो मर नहीं सकता, उसे अभी इंसाफ मिलना बाकी था। तभी सीओ ऑफिसर ने कहा, अश एंड टीम 07 इन माई केबिन राइट नाउ। सभी ने सर हिला दिया और वो लोग अश को लेकर सीओ डिपार्टमेंट में पहुंचे। वही बाकी सब अकरम के सेल में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। दिलकश को स्कूल छोड़ने के बाद अश अपने ऑफिस पहुंचा। जैसे ही अश बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, फायर अलार्म बजा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सभी ऑफिसर्स इधर से उधर भाग रहे थे। सभी को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था और वो सभी बेसमेंट में गए जहां पर सभी सेल्स थे। अश जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि अकरम की लाश सेल के अंदर जल रही थी और ये देखते ही कुछ पल के लिए वो अपनी जगह पर जम गया था। आवाजें सुनकर अश होश में आया और वो अकरम की लाश को बचाने के लिए सेल के अंदर जाने लगा, पर अल्फेज और उसके साथ काम करने वालों ने उसे पकड़ लिया था। रिजवान ने अश को पकड़ते हुए कहा, अश पागल मत बनो यार, वो मर चुका है। अश ने ना में सर हिलाया और उन लोगों की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, वो मर नहीं सकता, उसे अभी इंसाफ मिलना बाकी था। तभी सीओ ऑफिसर ने कहा, अश एंड टीम 07 इन माई केबिन राइट नाउ। सभी ने सर हिला दिया और वो लोग अश को लेकर सीओ डिपार्टमेंट में पहुंचे। वही बाकी सब अकरम के सेल में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अश ने सर्द आवाज में सीओ ऑफिसर से कहा, सर यह 100% मर्डर है। फरहीन ने कहा, मुझे भी लगता है कि यह एक खून है और शायद इसकी मां इस कत्ल में इन्वॉल्व है।
वो थोड़ी देर पहले अकरम से मिलने आई थी। ये सुनते ही अर्शद ने गुस्से में कहा, व्हाट? तो फिर तुम लोगों ने उस औरत को अकरम से मिलने क्यों दिया? सीओ ऑफिसर ने कहा, मैंने दी थी उससे मिलने की परमिशन, लेकिन ये सब छोड़ो। अर्शद ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो? कैसे छोड़ो? एक मासूम की जान चली गई और आप कह रहे हैं कि सब छोड़ो? क्या आपके दिल नहीं है? या अपनी रूह भी बेच दी? इस वक्त अर्शद बेहद गुस्से में था और उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रहा है। तभी अर्शद की टीम के एक दूसरे लड़के ऋषभ ने कहा, बस कर यार अर्शद, अभी हमें इसके कातिल को पकड़ना है। अर्शद ने तुरंत ही कहा, हाँ चलो। बोलकर वो जाने लगा, तभी उस कान में सीओ ऑफिसर की आवाज़ पड़ी, पर वो फिर भी केबिन से बाहर चला गया था। सीओ ऑफिसर ने अर्शद की टीम के बाकी लोगों से कहा, अगर अर्शद को कोई सबूत नहीं मिला तो यह अपने गुस्से में हमें भी मार देगा, सभी इसके साथ जाओ और हो सके तो उस औरत को भी ढूंढ लेना। सभी टीम मेंबर्स सर हिलाकर अर्शद के पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद अर्शद और उनके टीम मेंबर्स अकरम के घर आए। इस घर से उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई थी और उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस जगह दोबारा कभी अपनी पूरी जिंदगी में आएगा। घर बंद था, जिस वजह से ऋषभ ने दरवाजे को तोड़ा। वो सभी घर के अंदर गए और इस वक्त उन सभी के हाथों में उनकी गन थी। अर्शद का गुस्सा देखकर रिजवान ने उससे कहा, अर्शद आराम से। उन लोगों ने पूरे घर को छान मारा पर वहां कोई नहीं था और ना ही उन्हें घर से कोई सबूत मिला, जिस कारण अर्शद बेहद गुस्से में था। सभी घर से बाहर आए। अर्शद ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर गाड़ी के शीशे पर मार दी और कहा, मेरा पहला केस था और मैं उसे इंसाफ दिलाने में नाकामयाब रहा। अर्शद लगातार गाड़ी के शीशे पर अपनी मुट्ठी से पंच मार रहा था और अब तक उसके हाथ से खून आने लगा था। अल्फेज ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई बस कर यार, रिलैक्स, इसमें तेरी क्या गलती है? ये सिर्फ एक केस है। अर्शद ने बेहद गुस्से में कहा, तेरे लिए होगा ये सिर्फ एक केस, उससे पूछो जिसने आज अपने एक भाई को खोया है, एक खानदान ने अपना खून खाया है। ये सुनकर अल्फेज ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अकरम कहीं ना कहीं अर्शद से जुड़ा है और अब अर्शद का अतीत खुलकर सामने आ रहा था। अब तक दोपहर के 2 बज गए थे। अर्शद ने किसी तरह से अपने गुस्से को काबू में किया और वो दिलकश को पिक करने के लिए उसके स्कूल पहुंचा। आज दिलकश स्कूल के बाहर अकेली खड़ी हुई थी क्योंकि अर्शद को पहुंचने में देर हो गई थी। अर्शद की कार को देखते ही दिलकश ने जल्दी से आकर बैक सीट पर अपना बैग रखा और वो पैसेंजर सीट पर बैठ गई। दिलकश ने अर्शद के चेहरे को देखा और वो समझ गई थी कि अर्शद किसी वजह से बेहद गुस्से में है, जिस कारण पूरे रास्ते वो चुप थी और अर्शद तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। अर्शद और दिलकश पेंट हाउस पहुंचे। अर्शद ने दरवाज़ा खोला और दिलकश उसके पीछे अंदर आई। अर्शद ने दिलकश का बैग सोफे पर रखते हुए कहा, खाना फ्रिज में है, बाकी स्नैक्स पहले से ही तुम्हारे कमरे में हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना, ओके? खिड़कियाँ, दरवाजे मत खोलना, ठीक है? दिलकश ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसकी नज़र अर्शद के खून से सने हाथ पर गई। दिलकश सोफे पर खड़ी हुई और अर्शद का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने अर्शद के सीने पर अपनी उंगली से टैप किया। अर्शद ने दिलकश की तरफ देखा तो दिलकश ने उसके हाथ की तरफ इशारा करके धीरे से कहा, खून। अर्शद ने बीच में ही कहा, कुछ नहीं है, बस छोटी सी खरोंच है, तुम आराम करो, मैं वापस आकर तुम्हारा होमवर्क कराऊंगा, ठीक? दिलकश ने धीमी सी आवाज में कहा, लेकिन खून बहुत बह। अर्शद ने बीच में ही चिल्लाकर कहा, शट अप दिल, जाओ रूम में, हर बात में अपनी मत चलाया करो। अर्शद को गुस्से में देखकर दिलकश डर से कांप गई और वो तुरंत ही भागते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। अर्शद ने उसे जाते देखा और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। इस वक्त उसे बस थोड़ी सी शांति और सुकून चाहिए था, या कोई चाहिए था ताकि उसे शांति मिल सके। अर्शद को ये भी अच्छे से पता था कि यह गलत है, पर फिर भी वो वहां जाना चाहता था क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग आपे से बाहर था। रात का वक्त। अर्शद पेंट हाउस को बाहर से बंद कर सीधे एक क्लब में आ गया था जहां पर उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी अर्शद के पास उसकी ही उम्र की एक लड़की आई। उस लड़की ने अर्शद को देखकर सेडक्टिव तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, हे हैंडसम। अर्शद दूसरी तरफ देखने लगा। उस लड़की ने अर्शद के सीने को छुआ तो अर्शद से उससे कहा, दूर रहो मुझसे। उस लड़की ने बेहद अदा से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम इतने परेशान हो तो मुझे अपना सुकून और शांति बनने दो ना। बोलते हुए वो अर्शद के गाल पर किस करने के लिए आगे बढ़ी, पर अचानक ही अर्शद ने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से वो लड़की लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई थी। अर्शद क्लब के बाहर आकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगा था। उसका अतीत बहुत ही भयानक था और अचानक ही उसे अपने अब्बू की मौत का दिन याद आ गया था। अर्शद रोड पर ही एक तरफ बैठा हुआ था, तभी उसके सीओ ऑफिसर उस रास्ते से गुजर रहे थे।
उन्होंने अश की गाड़ी देखी और वो अपनी गाड़ी को मोड़कर अश की गाड़ी के पास आए। वो अपनी गाड़ी से उतरकर अश के पास आए और उन्होंने अश की हालत देखते हुए कहा, अश ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी, और क्या हाल बनाया है तुमने अपना। सीओ ऑफिसर ने अपनी गाड़ी में रखे सैंडविच में से एक सैंडविच अश को देखते हुए कहा, अश मैं जानता हूं कि उस औरत से तुम्हारा कोई ताल्लुक है, क्या है यह नहीं जानता, लेकिन यह वाजिब है कि तुम सही राह पर हो। अश ने कड़वाहट से मुस्कुराकर पूछा, मुझे आज तक मेरे खानदान वाले नहीं समझ पाए और आप समझ गए। सीओ ऑफिसर ने उससे कहा, अच्छा लो ये सैंडविच खा लो। अश ने बिना किसी भाव से कहा, अश मर सकता है लेकिन किसी की दी हुई चीज नहीं लेता। बोलते हुए उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे जब वो एक बच्चा था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, पर फिर भी ना ही उसने किसी से खाने की चीज मांगी और ना ही पैसे मांगे। सीओ ऑफिसर ने उससे पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारी माँ ने तो ख्याल रखा होगा ना तुम्हारा, और बाप, क्या मसला है तुम्हारे परिवार का। तभी सीओ ऑफिसर के पास उनकी बीवी का कॉल आया और वो अश के सामने ही उनसे फोन पर बात करने लगे थे। अश ने धीरे से कहा था, अब बस मैं सजा भुगत रहा हूँ, आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब एक मर्द बगावत करता है तो जिंदगियां बर्बाद करता है, और जब एक औरत बगावत पर उतरती है ना, तो वो एक परिवार की पूरी नस्लें तबाह और बर्बाद कर देती हैं। बोलकर अश अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने पेंट हाउस के लैंडलाइन पर कॉल किया और दिलकश की कॉल उठाने का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों में दिलकश ने फोन उठाया और अश को दिलकश की सुबकने की आवाज आई। अश ने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, खरगोश। अश को दिलकश के जोर जोर से रोने की आवाज आई। अश ने ऑन कॉल कहा, मैं आ रहा हूँ। बोलकर अश ने तुरंत ही अपने हेड ऑफिसर को बाय कहा और वो जल्दी से अपने पेंट हाउस के लिए निकल गया था।